बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। और अगर आपने सुबह का आगाज़ नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, हमारे साथ कर लीजिए, हम भी आपके साथ ही प्रॉपर अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आज के दिन हमने जो आपको बताना है कि आज 1 अक्टूबर है, एक और नया महीना जो है 2025 का शुरू हो चुका है। और मुझे यकीन नहीं आता कि 2025 इस तरह से अनम गुजर गया कि पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। आपको पता चला है कुछ? वैसे चले मैं फिर से पूछ लूँ आपसे, आपने जो स्टार्ट में अपने जो अज़ाइम बांधे थे, क्या उनमें से कुछ पूरा हो पाया? अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन मैं लगी हुई हूँ, उसी ट्रैक पे ही हूँ मैं। अच्छा, जा रही हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। चले अल्लाह करे। हम जब दिसंबर खत्म होने वाला होगा ना, उस वक्त हमसे पूछेंगे कि उन्होंने अपनी जो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस होती हैं, आप अमल कर रही हैं अपनी रेजोल्यूशंस पे? मैंने किया है, बिल्कुल किसी हद तक मैंने बहुत अच्छी तरह से किया। मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ, ये आप कह सकती हैं। चलो अभी 3 महीने हैं, मैं भी बट आई एम वर्किंग ऑन इट, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये चलता रहना चाहिए। अच्छा, आज क्योंकि 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर का दिन खास भी होता है बुजुर्गों के लिए, क्योंकि आज के दिन इंटरनेशनल ओल्ड एज पीपल डे मनाया जाता है। बुजुर्गों के हुकूक, उनके मसाइल, उनके मुश्किलात जो हैं उनके बारे में आगाही जो है वो ये दिन फराहम करता है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से 14 दिसंबर 1990 को एक करारदाद मंजूर की गई थी, जिसके बाद ये ऐलान किया गया था कि ये दिन मनाया जाना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है जी कि बुज़ुर्ग अफराद, आपको पता है ना कि हम पाकिस्तान में और बीइंग मशरकी पीपल, हमें होता है कि हमारे घर में कोई एक बड़ा बंदा हो और हम इसको बरकत और रहमत भी समझते हैं कि हमारे सर पे। मैं हमेशा आयशा मिस करती थी कि मेरे घर पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो मेरे दादा दादी दोनों नहीं हैं, वो बहुत पहले अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे। लेकिन मैं उस चीज़ को मिस करती हूँ, जो लोगों का होता है ना दादा दादी के साथ प्यार मोहब्बत, वो चीज़ होनी चाहिए। I've been fortunate enough, I've been lucky enough, क्योंकि मैंने अपने दादा के साथ भी वक्त गुजारा है, अपनी दादी के साथ तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैंने वक्त गुजारा है। और मैं बड़ा आप उस चीज़ को फील कर सकती हैं। मैं बड़ी उनकी लाडली भी हुआ करती थी। वो जब नमाज़ पढ़ रही होती थी तो मैं उनके पास जाती थी और उनसे कहती थी कि अम्मा कहती थी मैं उनको, अम्मा मेरे लिए भी दुआ कर। तो बड़े प्यारे से अंदाज में कि अल्लाह मियाँ बेटा तुझे बादशाह बनाएगा, इस तरह से बात किया करती थी। तो मैं उनको बहुत याद करती हूँ। आज के दिन जनाब जितने भी आपके घर में लोग मौजूद हैं, जो बुजुर्ग अफराद हैं, जो बड़े अफराद हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके दादा दादी, नाना नानी, या इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनको स्पेशल फील करवाइए, क्योंकि ये वक्त आ चुका है कि हमें उनकी तजर्बे की, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है। तो उनका होना जो है ना, एक तो बरकत और रौनक का बाइस भी होता है। भाई आपके लिए ज़िंदगी के सबक भी हो सकते हैं उनकी बातों के। आपको पता है ना कि जो बड़े बुजुर्ग अफराद होते हैं, नॉर्मली कहा जाता है वो ख़ानदानों को जोड़ के रखते हैं। वो हमारी इक़्तिदार को, हमारी सकाफत को, हमारे ख़ानदान को जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला जिनके बुजुर्ग हैं उनका साया हमेशा सलामत रखे, और बिल्कुल उनका साया भी सलामत रखे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। और जिनके प्यारे चले गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह भी अता फरमाए। आगे बढ़कर हमने कुछ ज़रा बात करनी है क्रिकेट के बारे में। आपको पता है कि हम हार गए थे, हमने फाइनल खेला है भारत के साथ, लेकिन उसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनी थी ना, जिसमें हमें पता चला था कि हमारा जो नेबर है, जो बहुत एवेन्यूज़ के ऊपर अपने आप को एक्सपोज कर चुका है, एक मरतबा फिर से उसने एक्सपोज किया और उसने कहा कि हम जीत गए लेकिन हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं लेनी कोई मसला नहीं है, हम ट्रॉफी वापस नहीं तो ना सही। अब एक और उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है, वो जरा आप बता दीजिए। वो डेवलपमेंट क्या हुई है जी? अब वो पहले कह रहे थे कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में वो एड़ियां रगड़ने पे समझे मजबूर हो गए। वो कह रहे हैं जाके अब मोहसिन नकवी साहब को कि जी ट्रॉफी हमें दे दें। अब वो ट्रॉफी मांग रहे हैं। जरा ये बता रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास हुआ था और उसमें भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी ने ट्रॉफी मांगी, जिस पर मोहसिन नकवी ने जो जवाब दिया ना, वो जबरदस्त जवाब है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि भारतीय कप्तान ट्रॉफी लेने नहीं आए, अगर उनको ट्रॉफी चाहिए कप्तान को तो वो मेरे दफ्तर में आके ले जाएं। यानी ट्रॉफी जो है वो कप्तान को मिलेगी और मोहसिन नकवी के हाथों ही मिलेगी। चाहे आप पब्लिकली ले लेते ग्राउंड में, चाहे उनके दफ्तर में जाके भी लेनी है, ठीक है, ट्रॉफी आपकी है, आपका इस पे हक है। तमीज से तरीके से आप ले लेते, अभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन कप्तान को आके मोहसिन नकवी से रिसीव एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी साहब आपको पता है कि सदर भी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के राइट नाउ, तो आप आकर वहां पर ले सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन ये बनी कि जो इवन जो एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं भारत के भी, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि भाई आपने इतना बड़ा मसला क्यों बनाया। रवि शास्त्री का क्लिप डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई बंदा इंडिया का जो है ना वो नहीं बोल सकता, वो न्यूट्रल भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसको फौरन कह दिया जाता है कि भाई ये तो ना
यादगार हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे टाइम पे नॉर्मली तो हम 99% जो लोग हैं ना, चाहे वो क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले पुराने लोग हैं या नए हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अपने नैरेटिव के साथ जा रहे हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल इसी में। मुझे ना एक गाना याद आ रही है, जो सारी सिचुएशन बनी हुई, पाकिस्तान हार तो गया है, एशिया कप में बाहर हो गया है, लेकिन वो गाना याद आ रहा था, रुलते गए या तो पर चस बड़ी आई। अच्छा चलें, ये आप गा के सुनाएंगे तो ज्यादा नहीं इतना काफी है, लोगों को पता चल गया इतना काफी है। लेकिन कराची का मौसम जो है ना, वो ये कह रहा है कि इतनी बारिशें काफी नहीं है। कराची में एक मरतबा फिर से तेज बारिश हुई है जनाब, और सड़कों पर पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है, जो कि होनी ही थी। कुरंगी रोड के अतराफ की बात की जाए तो वहाँ पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लगी रही। ये कल शाम के रात के शॉर्ट्स जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि पानी देखें कितना ज्यादा जमा हो चुका है। ऑलरेडी कराची के लोग जो हैं वो रिसेंट मानसून की बारिशों से काफ़ी ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग का भी शिकार रहे हैं। अब एक मरतबा फिर से बारिश हुई है और कयूमाबाद चौरंगी के अतराफ जो है वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम रहा है। इसके अलावा जो जितने भी बड़े बड़े अंडरपासेस हैं वहाँ पर भी हमने देखा कि पानी जमा है। ये तो लग रहा है ना कि ज़्यादा बारिश हुई है, पर कराची में थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो इसी तरह के मसाइल, इसी तरह के मनाजिर हम दिखा रहे होते हैं। तो अभी तो लग रहा है कि बारिश ठीक ठाक हो गई है, और जब बारिश होती है तो परेशानी और मसाइल लोगों के लेकर आती है। सबसे बड़ा मसला ये भी होता है बिजली चली जाती है। अब बिजली वहाँ पे भी जाहिर है बारिश हुई है, उधर 2 बूंदें गिरी हैं तो बिजली फौरन चली गई है। 175 फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं। वज़ीर आला सिंध की इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत भी की गई है। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वहाँ पर जो नाले थे उस सूरत हाल का जायज़ा लिया, तो हमने सोचा आपके साथ ये सूरत हाल शेयर लेकिन हम मजीद जानेंगे वहाँ की सिचुएशन क्या है। गयास हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनकी तरफ चलते हैं। गयास, सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, और कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, ज़रा डिटेल में बताइएगा। शुक्रिया आयशा और अनम। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद हूँ, और कराची में जिस तरह आपने बात की कि परेशानियाँ बढ़ जाती हैं बारिश के साथ, तो यकीनी तौर पे कराची वालों को अनएक्सपेक्टेड जो बारिश कल हुई है उसमें खासी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा है। और कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ में मुख्तलिफ मुकामात पर कल बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जो स्टील टाउन का एरिया है वहाँ पर बारिश रिकॉर्ड हुई है, और इसके अलावा गुलशन के कुछ इलाके जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में होते हैं वो वहाँ पर कुछ बारिश रिकॉर्ड हुई है हल्की फुल्की। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई है और बारिश का एक स्पेल हुआ है 10 से 12 मिनट जो बरसा है, वो परेशानी का सबब बन चुका है लोगों के लिए। पहले तो हम ये सुनते थे कि 1 घंटा बारिश हो रही है या 1.5 घंटा बारिश हो रही है तो वो 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो जाती थी, तो फिर वो मसाइल का जो है अंबार लगा देती थी। लेकिन अब हमने देखा कि थोड़ी सी बारिश जो है वो कराची के लिए यकीनी तौर पे नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, कराची वालों के लिए परेशान कुन सूरत हाल हो गई है। कराची में हम बात करें डिस्ट्रिक्ट साउथ की, तो यहाँ जो ओल्ड सिटी एरिया के इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर पानी अब भी भरा हुआ है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी मार्केटें हैं, होलसेलर मार्केटें हैं, तो वहाँ पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा हमें ट्रैफिक की सूरत हाल का भी बताएं। अभी भी आप कह रहे हैं वहाँ पर पानी मौजूद है, तो इंतजामिया कितनी मुतहरिक है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। और ट्रैफिक की इस वक्त क्या सूरत हाल है? फिर हमने देखा कि बिजली का निज़ाम वो भी मुतासिर हुआ है, उस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, जिस तरह बारिश का आगाज़ होता है तो फीडर ट्रिप कर जाते हैं और उसके बाद बिजली की सूरत हाल ख़राब हो जाती है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। उसका रीज़न यही है कि फौरी तौर पर लोग जो कराची में बड़े दूर दराज इलाकों से ट्रैवल करते हुए आते हैं तो डिस्टेंस कवर करने के लिए फौरी तौर पर ऑफिस से निकल जाते हैं, तो ट्रैफिक जाम की उन्हें शिकायत का सामने रहता है। तो अभी सुबह के वक्त हमें ट्रैफिक कराची के कुछ इलाकों में जाम नज़र आया, जैसे शारा फैसल का इलाका है, वहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स जिसमें FTC का पॉइंट है, उसके साथ साथ नर्सरी का पॉइंट है, वहाँ पर कुछ हद तक ट्रैफिक जाम है। और इसके साथ साथ हम जो दीगर इलाकों की बात करें MA जिन्ना रोड पर, तो MA जिन्ना रोड पर भी मेन रोड पर जहाँ पे ग्रीन लाइन का स्टॉप है वहाँ पर भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की सूरत हाल खासी ख़राब है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और एक के बाद एक गाड़ियाँ एक के पीछे एक गुजर रही हैं, तो लोगों का वक्त ज़ाया होता है और लोगों को परेशानी होती है। लेकिन महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया है कि आज भी बारिश का स्पेल बरसेगा और ये आज आखिरी रोज़ होगा बारिश का, जिसके बाद बाकायदा तौर पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और अक्टूबर का महीना कराची वालों को गर्मी में गुजारना पड़ेगा। ठीक है गयास, आज के मौसम के बारे में भी आपने बता दिया है, महकमा मौसमियात ने जो फोरकास्ट किया। बहुत शुक्रिया आपका। गयास हमारे साथ मौजूद थे, कराची की स्थिति के बारे में बता रहे थे। कराची में एक मरतबा फिर से बारिश हुई है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का पानी जो है ना वो जमा हो चुका है और उसकी वजह से फीडर्स भी ट्रिप किए हैं। एंड देन जो ट्रैफिक है उसकी रवानी सिर्फ यही मसाइल नहीं है ना, पूरे पाकिस्तान के लिए और भी मसला खड़ा हो गया। बताएं अगला मसला कौन सा है? मसला नहीं है, टेंशन वाली बात है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। महामसला
सब मसलों की जड़ है ये, इससे और मसले जन्म लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जनाब इजाफा हो गया है। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई है और डीजल 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। तो परेशानी बढ़ गई है आपकी भी इस खबर के बाद? डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, इससे जुड़ी तमाम चीज़ें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कीमत भी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाती हैं, शायद ज़रूरिया जो है उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एंड देन ट्रैवलिंग जो है आम लोगों की वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली। आपकी तो नहीं ना बढ़ी, आपके पास है ना फ्यूल कार्ड। अब वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है दूसरों का दर्द भी तो महसूस करते हैं ना, मतलब आपको ये इंसान होने की पहली निशानी है कि आप दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं। पेट्रोल की हद तक वो तो समझ आती है ना, फिर और सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। आप सब्जियां, दालें, गोश्त, जो चीज आप नाम लें, कौन सी चीज जो महंगी नहीं होगी, तो बहरहाल परेशानी की बात तो है। तो ये अपडेट देना भी बड़ा जरूरी था कि भाई ये वाला मसला भी आने वाला, तो उसके मुताबिक अपनी चीजों को प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए अगली खबर जो हम आपको दे रहे हैं वो हमारे पड़ोस मुल्क की है, लेकिन पड़ोस मुल्क वो नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हम अफगानिस्तान की बात करें। अफगानिस्तान की बात करें, वहाँ से जो अपडेट्स आ रही हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हैं, स्पेशली मंडे से जो वहाँ पर सिचुएशन बनना शुरू हुई थी। तालिबान की अबूरी हुकूमत है वहाँ पर अफगानिस्तान भर में इंटरनेट सर्विसेज जो है ना उनको बंद कर दिया गया है और मुल्क में फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस काट दिए गए हैं। करोड़ों लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं और इत्तलात आ रही हैं अफगान तालिबान ने इस इकदाम को फहाशी रोकने के लिए ज़रूरी करार दिया है। मतलब एक तरफ पूरी दुनिया कहाँ तरक्की करके किधर से किधर जा रही है, इंटरनेट का ज़माना है, AI का ज़माना है, कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई है, और अब इनको बेसिक चीज़ें अफगानिस्तान के लोगों पे तो मुझे कभी होता है कि बेचारे किस दुनिया में रह रहे हैं, उनको इंटरनेट कनेक्शन ही उनका काट दिया गया। फिर अफगानिस्तान में इंटरनेट के साथ फ़ोन सर्विस भी बंद कर दिया। ये सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं हुआ, फोन सर्विस भी बंद हो गई है। यानी आवाम का जो पूरी दुनिया से राब्ता क्या, अपने मुल्क में एक दूसरे से, अपने प्यारों से राब्ता ही समझे कि मुनक़ता हो गया है, राब्ता नहीं हो पा रहा। और फिर ज़ाहिर आप कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान में ज़लज़ला भी आया था, फिर उन मुतासरीन की इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी थी। अब इंटरनेट बंद होने से, फ़ोन सर्विस बंद होने से खदशा है कि उनकी जो मुतासरीन है उनके पास पहुंचने में भी लोगों को मसाइल हो सकते हैं, कनेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा मसले हो जाएंगे। देन अगर हम एयरपोर्ट की बात करें या मुख्तलिफ फ़्लाइट्स की बात करें तो परवाज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 9 परवाज़ों के बारे में कहा गया है कि वो मनसूख ही हो गई हैं। ई-कॉमर्स की बात कर लें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें, वो भी मुतासिर हो रहे हैं। स्पेशली जो ख़वातीन जिनको ऑलरेडी वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो न्यूज़ आती है वहाँ के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई है, उनकी आमदन भी ख़तरे में पड़ गई है। ख़ासतौर पर आमदन पे तो पाबंदी है ना, काम करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस, कुछ लड़कियां ऐसी भी है ना जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या फिर यूट्यूब से या फिर इंटरनेट में जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके थ्रू अपनी तालीम को जारी रखने की कोशिश करते हैं, वो मौके भी महदूद हो गए हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी इसके बारे में, नेट ब्लॉक है जो कि इंटरनेशनल इंटरनेट वॉचडॉग है, उनका ये कहना है कि ये जानबूझकर किया गया तालिबान की तरफ से ताकि दुनिया को ये ना पता चल सके कि इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या है, और दुनिया भर के जो सहाफ़ी इस वक्त मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर उनका भी अपने ऑफिस से और ये भी पता न लग सके अफगानिस्तान के लोगों को कि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है। आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या तरक्की करेंगे? आप बेसिकली ऐसे अफगानिस्तान से बाहर न्यूज ना जाए ये कहा जा रहा है दुनिया भर के मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से कि इसलिए किया गया। खैर ये सिचुएशन अफगानिस्तान की है, हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि वो भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उनकी जिंदगियों में भी आसानी हो। बट लेट्स सी ये पॉलिसी जो है अफगान तालिबान की वो उनको कहां पर, एक तरफ इंटरनेट की बंदिश हो रही है, दूसरी तरफ आपको पता है दुनिया किधर जा रही है, किधर जा रही है, वहां जा रही है। मैं बताने लगी हूं, हमें नहीं पता, हमें बताए बगैर बताएं कहाँ जा रही है। मसनूई ज़हानत आपको पता है कि रोज़ तेज़ी से तरक्की कर रही है, रोज़ हमें कोई ना कोई नई चीज़ मिल रही होती है। आयशा कह रही होती है कि इसके लिए तो टेंशन की बात है। ज़्यूरिख फिल्म फेस्टिवल है जहाँ पर दुनिया की पहली मसनूई ज़हानत की तख्लीक करदा अदाकारा उनकी रहनुमाई कर दी गई। नाम बताएं ज़रा। टिली उनका नाम है, टिली नॉरवुड। उनकी रहनुमाई के बाद हॉलीवुड में शदीद बहस छिड़ गई है। अब इससे पहले कि मैं बहस की तरफ जाऊं, पहले आप मुझे बताएं, आप डर लगना शुरू हुआ है या नहीं? अब मुझे डर लगना, मुझे तो अपनी नौकरी खतरे में लग रही है। सबकी नौकरी खतरे में लग रही है। एक्टर्स हैं शोबिज़ की दुनिया के अंदर भी इसका इतना ज्यादा अमल दखल शुरू हो चुका है कि लोगों की नौकरियां या जिनको हम अपने हीरो समझते, अब मुझे आपका वो जो है ना टेंशन वाली वो मेरे ज़हन में। अच्छा, लोग अक्सर ये समझते हैं कि मैं शायद टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हूँ। मैं बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़
सकते, दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन मैं इस चीज़ की एडवोकेसी करती हूँ कि भाई रिस्पॉन्सिबल तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी या AI हमारी असिस्टेंट के तौर पर, इंसानों के असिस्टेंट के तौर पर, इंसान जो अशरफुल मखलूकात है उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे, हमारे ऊपर आकर ना हमारी नौकरियां। देखें कई टैलेंट एजेंट्स जो है ना, वो जो डिजिटल अदाकारा ने उन्हें बनाई है उसको साइन करने में दिलचस्पी ले रहे हैं, एक बना भी कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अदाकार जो है वो डेफिनेटली उनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई है और उन्होंने सख्त रद्द अमल का इजहार भी किया है। अच्छा, टिली नॉर्वुड की जो खालिक है वो खुद भी एक अदाकारा है और प्रोड्यूसर भी हैं, एलीन वेंडर वेल्डन उनका नाम है। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक बयान जारी किया और ये कहा है कि ये किरदार जो है इंसानों का मुतबादिल नहीं हो सकता है, बल्कि ये एक तख्लीकी काम है और आर्ट की एक शक्ल है। और उन्होंने AI टेक्नोलॉजी को एनिमेशन, कठपुतली, तमाशे और CGI जैसी जो तख्लीकी टेक्निक्स हैं उनसे तशबीह दी और कहा है कि मैं खुद भी एक अदाकारा हूँ और मैं जानती हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसानी फ़न अदाकारी और उनकी जो टेक्निक होती है, उनका जो क्राफ्ट होता है उसको ख़त्म कर सकते। लेकिन उन्होंने एक डोर ओपन कर दिया है। अब जितने भी कैपिटलाइज करने वाले लोग हैं वो आएंगे और आकर इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, डेफिनेटली अपने क्राफ्ट के लिए चार्ज अलग करते हैं, नखरे अलग होते हैं। अब एंकर्स की अगर रिप्लेसमेंट आ जाए, नखरे अलग से बर्दाश्त करने ये खुद अपनी नौकरी के पीछे है, छुट्टी कोई आई एम रियली सॉरी अनम, ये जो है ना ये उनकी वजह से नहीं डर रही है, अनम खुद अपनी नौकरी के पीछे। बहरहाल जी, ये ज़िकोया नामी एक नई AI टैलेंट स्टूडियो है, उसने इस अदाकारा को मुतारिफ करवाया जो कि AI बेस्ड है। इब्तिदा में शकूक व शुबहात का सामना था, लेकिन जल्द ही इस मंसूबे में दिलचस्पी बढ़ गई है और भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस तरह के और अदाकाराएं जो है ना वो सामने आनी चाहिए। हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर आप टेंशन ना लें, थोड़ी सी टेंशन को ब्रेक लगाते हैं, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद इस पर बात चाय को एंजॉय कीजिए, हम भी चाय एंजॉय करें, अभी वापस आ जाए, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। कल भी हमने जिस तरह जिक्र किया था नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त जो सिचुएशन है, कुछ नहीं हमें ज़्यादा बात इसलिए हमने कहा कि आज भी दोबारा अगले दिन भी हमने बात करनी है। इख्तलाफात जनाब शिद्दत इख्तियार कर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर सेनेट से अब वॉकआउट कर दिया। अब एहतजाज जो है वो तेज़ हो गया है। सेनेट इजलास के दौरान खिताब करते हुए सेनेटर ज़मीर घुमरो ने कहा कि वफाकी हुकूमत से मुतालबा उन्होंने ये किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से लोगों की इमदाद की जाए। पंजाब हुकूमत ने ऐसे बना दिए जिससे पीपल्स पार्टी जिसकी मुजम्मत करती है। ऐसे ही अब नदीम अफजल चंद साहब है, उनका बयान भी मैं देख रही थी, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है जो जूनियर लोग होते हैं या फिर जूनियर सियासतदान है वो जब तनकीद करते हैं तो समझ आता है कि वो नौकरी करे, लेकिन जब लीडरशिप जो है वो तनकीद करना शुरू कर दे या उनकी तरफ से बयान आना शुरू कर दे तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है ना, मरियम साहिबा ने ये बात की है। वो कहती हैं कि पैसे हमारे हैं, पानी हमारा है, तो फिर आपको किस बात का मसला है। ये मैं थोड़ा सा ना कंसील करके बताने की थोड़ा सा रीडिफाइन। लेट्स सी पीपल्स पार्टी इसको किस चीज़ तरह से देख रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और देन पाकिस्तान पार्टी जो है ना वो क्या सोच रही है इस सारे मामले पर। हसन मुर्तज़ा साहब, सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो इख्तलाफात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, दोनों इत्तेहादी जमातें दोनों गवर्नमेंट में इस वक्त, ये इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वॉकआउट तक की नौबत आ गई है। कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को, थोड़ा ज़रा बताइएगा देखने वालों के लिए। बहुत शुक्रिया जी। जो आपका सवाल है बड़ा रेलेवेंट है और आज के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कोशिश की है कि वो सबको साथ लेके चले और जमहूरियत की बहाली के लिए, मजबूती के लिए, जमहूर के लिए हमने काफी अपने पार्टी का नुकसान किया। हम पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी थी एक टाइम में, लेकिन हमें ये रिकंसिलिएशन ले दे के बैठ गई है और हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि आज एक बहुत बड़ा इंतशार जो है वो इस मुल्क के अंदर खड़ा है, जिस इंतशार के मुकाबले के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। अब हमारे जो सो कॉल्ड इत्तेहादी हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनमें जम हो गई है। हम अपना नजरिया रखने वाली सियासी जमात है, हम अपनी बात करते हैं, हम जो समझते हैं कि ये ठीक है हम वो बात करते हैं। और जो ये उसके जवाब में हमें ये कहा जाए कि जी मेरा पानी, मेरी जमीन, मेरा पैसा, भाई आपका कहाँ पे पैसा है? टैक्स पेयर का पैसा है। मैं टैक्स पेयर हूँ, आप टैक्स पेयर है, बाकी सारा पंजाब टैक्स पेयर है। कौन होता है इन पैसों को इश्तिहारी मुहिम के अंदर इस्तेमाल करने वाला? कौन होता है कोई ये कहने वाला कि जी मैं उंगलियां तोड़ दूंगी?
भाई हम जनरल ज़ियाउल हक से उंगलियां तोड़वाने लगे हैं, हमने तो फांसियां भी बर्दाश्त की हैं, आपसे तो 10 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं होती। आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं आपको सबक सीखना चाहिए। आप या जद्दा होते हैं या इंग्लैंड होते हैं। हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िया से लेके ज़िया के वारसों तक इस मुल्क में मौजूद है। हमारी कब्रें यहाँ पे, हमने रहना यहाँ पे, और हम देखेंगे उंगलियां तोड़ता कौन है। आप करो तो आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अगर इत्तेहादी जमातों में इस तरह की जुमलेबाजी होगी तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, इस नहज तक कहाँ से, किस तरह से पहुंचा, और फिर आगे किस तरह से इसको सेटल करना है? क्योंकि दोनों तरफ से जुमलेबाजी होगी तो फिर मामला सेटल तो नहीं होगा। देखिए, हमने तो बहुत बर्दाश्त किया है जी, हम तो कभी जुमलेबाजी नहीं करते, हम कभी मीडिया मैसेजिंग नहीं करते, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चीजों को अफ़हाम तफ़हीम के साथ बैठ के हल होना चाहिए। और जब हमारी बातचीत के जवाब में हमें उंगलियां तोड़ने की धमकी दी जाए, हमें कहा जाए कि हम घर तक छोड़ के आएंगे, कौन हमें घर तक छोड़ के आ सकता है? आप अपनी पुलिस आजमा सकते हो ना, करो पुलिस गर्दी। आपने पहले एक सियासी जमात को निशाना बनाया, खत्म कर लिया उसको। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की सोच को खत्म कर देंगे? हम आपके साथ बैठे हुए हैं, जिस वजह से हमारी तबाही है। हम आपको छोड़ेंगे, हम पंजाब की सबसे पॉपुलर जमात होंगे। आज अगर आप बात करते हैं तो आप ये मत समझेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन उससे खौफजदा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन ज्यादा जज्बे के साथ बाहर आएगा। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बताएगा कि आपके हसन साहब चिट्टा खोल के आपके सामने रखेगा। जो बड़े फैसले लेने होते हैं वो तो डेफिनेटली जो सीनियर लीडरशिप है उसने लेने होते हैं। इस सारे मामले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट है, वो किस तरह से देख रहे हैं? और इस सिलसिले में अभी तक जो सेंट्रल कमेटी है, कोई हिकमत अमली बनाई गई है कि किस तरह से इस मामले को आगे लेकर चलना है? यकीनन इन चीजों का जो डिसीजन होगा वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करेगी। प्रेसिडेंट जरदारी ही करेंगे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही करेंगे। आप देखें, उन लोगों का इस पार्टी पे, इस मुल्क पे बहुत कुछ खर्च हुआ है। आसिफ अली जरदारी की जो मिसेस थी, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो शहीद हुई है। बिलावल भुट्टो का नाना शहीद हुआ है, बिलावल भुट्टो के मामे शहीद हुए हैं, बिलावल भुट्टो की नानी पैरालाइज हो गई थी, कितना अर्सा वो डेथ बेड पे रही है। तो जिस पूरा खानदान जिन्होंने मरवा दिया है, अब कोई आदमी कहे जी कि हम बहुत बड़े लीडर हैं और हम ये हैं। आप 10 दिन जेल नहीं यार काट सके। आप रोते थे, कभी प्लेटलेट्स कम होते थे, कभी कुछ होता था, आप भागे फिरते थे। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि पिछले 5 सालों के अंदर आपकी पंजाब असेंबली के अंदर आवाज नहीं आती थी। आपके लीडरशिप बिल्कुल ठीक है। और हसन साहब, आपकी बातों से और बात करने के तरीके से पता भी चल रहा है कि काफी गुस्सा भी पाया जाता है इस तरह के बयानात जो अब सामने आ रहे हैं। कल हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद थे, नून लीग से उनका ताल्लुक आप जानते हैं। उनका ये कहना है कि पंजाब के मामलात हैं उसके अंदर हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए क्यों पैसे दें, हम चेक्स के जरिए पैसे क्यों दें, हमारा मामला हम देख लेंगे इसको इस तरीके से। इसके ऊपर आपका जवाब मैं जानना चाहूंगी। मामला उनका नहीं है, यही तो बात है। मामला उनका नहीं है, वो शहनशाह नहीं है, वो शहनशाह नहीं है, वो सीएम है। वो कैसे कहती हैं कि वो कहती हैं गवर्नमेंट तो हमारी है तो हम अपनी पॉलिसी के मुताबिक देंगे ना। हसन साहब वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट है तो उसके मुताबिक हम देंगे पैसे, हम अपनी पॉलिसी बना के देंगे, वो ये कह रही हैं। अपनी पॉलिसी बना के देंगे ना तो हमारे बिना हुकूमत बना के देखें। आज इनका यही तरीकाकार है कि जब मुसीबत में होते हैं पांव पड़ते हैं, जब थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो गिरेबान पकड़ते हैं। ठीक है, ठीक है हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपका पॉइंट आ गया है। आई होप मामला जो है फामो तफरी हो जाए दोनों पार्टियों के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता है किसी और एक एडवेंचर का। हसन मुर्तज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जनाब जो भी मामला होगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर ही तय होगा और सीनियर लीडरशिप जो है ना वो ही तय करेगी कि इस मामले को आगे लेके कैसे चला। लेकिन अब हमने हम ये तय करेंगे इस प्रोग्राम में आगे हमने क्या करना है। बड़े अहम और हसास मौजू पे हमने अब बात करनी है जो कि बराह रास्त हमारी बेटियों और हमारे जो घर की ख़वातीन हैं, बहनों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त
HPV वैक्सीनेशन मुहिम की, जो पाकिस्तान में पहली बार शुरू कर दी गई है। ये वैक्सीनेशन दरअसल 9 से 14 साल की बच्चियों को एक मुहलिक बीमारी यानी कि सर्विकल कैंसर से महफूज रखने के लिए या उससे बचाने के लिए दी जा रही है। और ये जानकर आपको हैरत होगी कि इस बीमारी से पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इफ़ेक्ट हो रही हैं और तकरीबन 5000 ख़वातीन इस बीमारी की वजह से या इस कैंसर की इस टाइप की वजह से जान की बाजी हार जाती है। खुशाइन बात अब ये है कि ये कैंसर जो है एक आसान सी एक छोटी सी वैक्सीन से रोका जा सकता है और पाकिस्तान में ये कदम जो है अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक इनकलाबी पेशरफ्त के तौर पर भी सामने आया है। और इस वक्त जो सिचुएशन है, पहले 15 से 27 सितंबर तक कहा गया था कि ये वैक्सीनेशन मुहिम जारी रहेगी। अब इसके अंदर 3 दिन मजीद बढ़ाए गए, यानी कि आज नहीं बल्कि कल का दिन जो गुजर चुका है 30 तक के लिए इसको बढ़ाया गया। मैक्सिमम लोगों को इसको इसमें लाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गावी वैक्सीन अलायंस के चीफ कंट्री ऑफिसर थाबानी महफूसा साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो इस सारी कैंपेन को किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन कैसी रही है, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर महफूसा फॉर ज्वाइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, Pakistan has started its first HPV vaccination campaign. How important is this step for our health and the health of our children and our girls? It is extremely important. Okay. I think we have 13 million girls that need to be reached with this vaccination. But I must also say that statistics say that 3,000 women die annually because of cervical cancer. So I couldn't think of something more important in safeguarding the future of these girls. Okay, Gavi, you lead Gavi's country delivery department. So which this work with the more than 90 countries, how does your team help countries like Pakistan? The way in which we work with countries is that first and foremost, Gavi is about bringing vaccines at an affordable price to countries. So there is a lot of work on the back end on market shaping that makes sure that countries get vaccines at affordable prices. And Gavi is always available with its alliance partners, civil society and others to work alongside the government to support them to do a good program. Okay. Mr. Mahfouza, this is not the first time that you've been working with Pakistan on different immunization campaigns. What makes this campaign different than the previous ones? Pakistan was the first country to introduce TCV in the world. And Pakistan is number 150 to introduce HPV vaccine. So that's the first difference. On TCV, Pakistan was leading the pack. On HPV, Pakistan is coming after a number of countries have been able to do it. The important thing about the difference here that I just articulated is that Pakistan has an amazing moment and opportunity to learn from the 149 countries that have introduced. Then the second thing that is obviously different here is that TCV was a vaccine for children, but this one is for young girls. It's a different age group that we are actually dealing with that needs this. Why is that difference important? Well, we always follow science, and science says that this is the most important age to actually vaccinate and protect girls. And that's why we are actually targeting that group, because you target them at that age, you protect them from cervical cancer. Okay. HPV vaccination, you know, it is new here. What can we learn from other countries? Pakistan must act as a country that loves and cares for its women. That's the first lesson. Exactly. Which I hope they believe and that Pakistanis believe. We do. But the second lesson is to really realize that social mobilization and engagement is extremely important. And it is important that as we continue with this, we spend more time providing people the information that they need. We cannot assume that when people are asking questions, they should be ignored. We should really respond to their questions.
Then other lessons that we have seen is that the Ministry of Education and Ministry of Health, they must work very close to each other. Then the other one is that religious leaders are very important because they are trusted by their communities. Of course. And last but not least, civil society is part of these communities. They work with them every day. And so trust can only be earned. And so we need to leverage that trust that has been earned at a community. Of course, there's a lot of people you have to take in confidence, but the most important part is the parents of that girl child, which is very, very important. They are the decision makers for that girl's health and her life. What do you want to say to the parents, because they have to give their consent to have the girl child this vaccination? Well, decision makers are parents like myself. Yeah. I had to pay to get my daughter vaccinated. And in this particular situation, Pakistan is getting this vaccine provided by its government that believes that the lives of girls matter. So I expect that any parent who loves and cares for their children will seize this opportunity. It will be a shame for any parent to be in a situation where they have got to deal with a cancer situation. I can tell you, I've seen this kill women. It's a very painful death. It's not one that any father can wish on their daughter. So I really urge the parents that don't regret this. Make the right choice, the choice of life. Of course, it's completely understandable, but there are not a lot of awareness about this HPV and this cancer. Okay, so there are a lot of myths about this vaccination campaign as well. Mr. Thabani, what would you like to say to the parents and especially the fathers who does not want their girls to have this vaccination? How do you get rid of their skepticism about this vaccination? Fathers, let me speak to you directly. As I said, I had to pay to get my daughter vaccinated. But also the other thing that I've been hearing as I've been traveling here in Pakistan is that there is concerns on whether this vaccine is safe or not. I want to speak to that directly. This vaccine has been tested. It is being used in 149 countries. I have to tell you a story of a country that is Scotland. After 12 years of using the vaccine, they have reduced their cases of cervical cancer almost to zero. That is possible. We need to protect our girls so that when you get your grandchildren, they may live to enjoy their mothers as well. We really need to protect our girls और उसके लिए ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लाजमी लगवाई जाए. Thank you so much, Mr. Thabani. Mafosa was with us और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. अब उन्होंने कहा क्या है कि 149 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 149 ममालिक ऐसे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है. जो यंग एज बच्चियाँ हैं उनको इस कैंसर से, सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए पाकिस्तान 150वीं कंट्री है, 150वां मुल्क है. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये सेफ़ है. इसके इर्द गिर्द जितनी भी मिथ्स हमें पता चलती है ना, ये जो कहा जाता है कि ये सेफ़ नहीं है, लड़कियों को नहीं लगाने देनी है, तो तमाम उन्होंने पेरेंट्स से बात की और ख़ास तौर पर जो फादर्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनसे बात की है कि भाई अपनी बेटियों को ये लगाना बहुत ज़्यादा कंसेंट के साथ लगा रहे हैं ना. स्कूल्स में भी अगर जाके लगा रहे हैं तो पेरेंट्स अगर वहाँ पे शोर करते हैं कंसेंट उनका ज़रूरी है. लेकिन कंसर्न की बात यह कि पाकिस्तान के अंदर ये कैंसर जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है और अगर यंग एज के अंदर बच्चियों को ये वैक्सीन लग जाएगी तो उनकी ज़िंदगी के अंदर जो ये प्रोबेबिलिटी है ना ये कैंसर होने की, वो ना होने के बराबर हो जाएगी. तो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चियों को ये वाली वैक्सीन आपने लाजमी लगवानी है. आप जब भी इसकी नई कैंपेन शुरू हो जाती है. आगे बढ़ जाते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात करनी है, वो है व्हाइट हाउस ने गाजा में 2 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए इसराइली कैदियों के रिहाई के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई और रिहाई और फ़लस्तीनी ज़मीन के मुस्तकबिल का खाका पेश करने के लिए 20 निकाती मंसूबा जारी किया. लेकिन अब ये जो खबर सामने आ रही है ना कि अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म की फरमाइश पर अरब ममालिक से तय मुआहिदा
बदल दिया है। अब ये कहा जा रहा है जो मुआहिदा उस वक्त हुआ था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, हमारे लीडरान भी थे और ममालिक के भी थे, वो जिस मुआहिदे पर साइन करके आए ये वो मुआहिदा ही नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, ये भी मैं आपको बता दूं, अमरीकी मीडिया खुद ये बात कर रहा है कि जिस वक्त ये मुलाकात हुई थी तमाम नहीं जितने भी 7 से 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान थे, जिनके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे, उस वक्त जो मुआहिदा हुआ और जिसको बैक किया, जिसको प्लेज किया कि ठीक है ये फ़लस्तीन के लिए अच्छा होगा, उस मुआहिदे को बाद में बदल दिया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब जो हैं, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान भी आया, ज़रा वो सुन लेते हैं और मज़ीद बात करेंगे इस पर। उन्होंने अनाउंस किया है, ये बेसिकली ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट समझ लें, और हमने 8 कंट्रीज के बिहाफ पे हमने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट दी है, वो हमारी जॉइंट स्टेटमेंट है, हम उसको ऑन करते हैं। मोर अगर किसी जगह पे कोई फर्क है तो हम विल गो बाय दिस, वी आर कमिटेड टू दिस स्टेटमेंट। तो जनाब वजीर खारजा का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस का जंगबंदी मुआहिदा वो नहीं है जिस पर मुस्लिम ममालिक का इत्तफाक हुआ था। वही बात जो अभी हम कर रहे थे। ट्रंप के ऐलान के बाद सऊदी वजीर खारजा से रब्ता हुआ है, उन्होंने ये भी कहा, और 8 इस्लामी और अरब ममालिक के मुश्तरका ऐलान पर जो तब्दीलियाँ हैं वो करवाई गई हैं। 8 ममालिक ने अलग अलग बयान जारी किए, लेकिन सबका मतन एक है, गजा में जंगबंदी बुनियादी चीज़ है। इसी नुक्ते पर सारे ममालिक इकट्ठे भी हुए थे, ये मुआहिदा भी इसी नुक्ते पर हुआ। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद फॉर्मर एम्बेसडर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, उनकी तरफ चलते हैं। बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं सिफारती मामलात को और पाकिस्तान की सिचुएशन को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो तमाम देखने वालों के लिए भी और हमारे लिए भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जिस वक्त ये पीस प्लान का ऐलान किया गया और 20 नकाती एजेंडा सामने आया और ये पता चला कि पाकिस्तान भी इसको बैक करा, तो बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म हम कह सकते हैं कि पाया जा रहा था कि ये पीस प्लान है क्या, इसके अंदर फ़लस्तीन के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया या नहीं किया गया। अब आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि इसहाक डार साहब को, जो नायब वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारजा है, उनको भी आकर रिफ्यूट करना पड़ा कि ये तो प्लान है ही नहीं जिसके ऊपर हम रजामंदी जाहिर करके आए थे? इसलिए पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने इसलिए उस पर आज रोशनी डाली है और कुछ इख्तलाफ किया है उससे कुछ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का प्रोफाइल, ये जो इसके इंडिया के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, जो जंग हुई थी, उसके बाद बहुत बढ़ गया और पाकिस्तान एक स्टेबलाइजिंग कंट्री के तौर पर लिया जा रहा है अमेरिका में भी और दूसरी जगहों पे। इसलिए उसकी आवाज़ बड़ी गूंजदार थी जब भी गाजा की बात आई, और यही वजह है कि पाकिस्तान के no one less than the deputy prime minister has spoken about it. Now that is one part. The second part is that there are about 6 hours meeting of Netanyahu in White House basically, and during that 6 hours Netanyahu prevailed and he got some adjustment in the plan. और उस प्लान में एडजस्टमेंट क्या थी कि वो जो ओपन एंडेड विड्रॉल का उन्होंने किया कि जी मिलिट्री विड्रॉल जो इजराइल की है, वो पहले उसमें एक कदगन लगाई गई थी कि सारी की सारी कंप्लीट विड्रॉल हो जाएगी, लेकिन और फिर वो फेजेस में हो जाएगी, लेकिन उसमें जो कंडीशनैलिटी रखी गई उसके तहत जब हो भी जाएगी तब भी गाजा की बाउंड्रीज पर फौजें बैठी रहेंगी, और इसलिए बैठी रहेंगी कि जब वो समझेंगे कि वहाँ इजराइल की सिक्योरिटी को दोबारा खतरा हुआ है दोबारा आ जाएंगे। तो इस पर इख्तलाफ है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमास को जो आज अभी बल्कि गुज़श्ता शब प्राइम मिनिस्टर कतर ने जो इस पे पूरा अल जज़ीरा को इंटरव्यू भी दिया है और उन्होंने भी पूरा तबसरा किया इस बात पर कि ये प्लान में तब्दीली आई है, लेकिन हम इस नेगोशिएशन को हम ने इंगेज रखा हुआ है। हमास को पहले भी रखा था और आज हमास से कतर की, इजिप्ट की और तुर्की की मीटिंग है उनके नुमाइंदों से, और उसमें हमास तो ये को बुनियादी कुछ बातों पे राजी किया जाएगा जो है, या बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस बात के ऊपर है कि सरहदों के ऊपर फौजें दीगर इस्लामी ममालिक की बैठी रहेंगी या नहीं बैठी रहेंगी, सिर्फ इसी के ऊपर। और क्या है? नहीं, 2 स्टेट थ्योरी पर भी है कि 2 स्टेट में जो 19वां पॉइंट है उसमें उन्होंने उसको बहुत मेलो डाउन कर दिया है। इसके मुहर्रिक जो चेंज करने में है, और इससे पहले थोड़ा सा आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे कि इजरायली लॉबी हमेशा प्रिवेल कर जाती है और अमेरिका के सदर को भी उसके आगे काफी गिव अप करना पड़ता है। तो ये इजरायली लॉबी और फिर नेतन्याहू ने उसके फेस के तौर पर नेगोशिएट किया, जिसमें कि टोनी ब्लेयर और कुशनर ने इसको ड्राफ्ट करवाया, जो चेंजेस थी जो कि खबरें बाहर आई हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दूसरा जो तब्दीली है, दूसरी तब्दीली, इन चेंजेस को क्या एक्सेप्ट करेंगे देखना ये भी होगा। आपने जिस तरह खुद भी जिक्र किया कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात है वो तकरीबन 6 घंटे जारी रही है।
तो ये मुलाकात बाकी तमाम मुलाकात पर फिर हावी रही है, क्योंकि इस्लामी ममालिक के सरबराहान को भी वहाँ पर बुलाया गया था, उनके साथ भी एक तवील मुशावरत हुई थी 1 by 1 करके, लेकिन ये जो 6 घंटे की मुलाकात है ये सब पर भारी है क्या? जी हाँ, देखें, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तमाम के तमाम 57 ममालिक जो है OIC के उस पर भारी है, और उसका सबूत मैं देता हूँ कि क्यों भारी है। उसका सबूत ये है कि जब से 7 अक्टूबर के बाद, जब से कत्ल वारत का सिलसिला गजा में शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर जो अभी 66,000 के करीब अफराद शहीद हो गए हैं, बच्चे बूढ़े सारे शामिल हैं, और जो वहाँ तमाम बिल्डिंगों को रेत का जमीन बोस कर दिया है, तो उस वक्त भी 4 जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो OIC के चार्टर के आर्टिकल 8 के तहत हुए, चारों के चारों में क्या कर लिया? चारों के चारों में मजम्मत, फिर मजम्मत, दर मजम्मत, उसके बाद क्या किया? कुछ भी नहीं। अगर वहां कुछ एक्शन ले लेते जो कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक एक्शन होता, कि बाइकाट कर देते, सफीर अपने बुला लेते, अपनी फिजाओं से ना गुजरने देते उनको, और ये तमाम चीजें 3 चीजें भी कर लेते, तो आज इनका वजन भारी होता। अब रहा सवाल इस्लामी ममालिक के एंड पर भी बहुत सारी गलतियां हैं, बट एक चीज समझ नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, ये कि अमेरिका और इजराइल व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे ट्राइंग टू ट्रिक द होल वर्ल्ड कि आपने पहले जो रजामंदी ले ली मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से, वो किसी और पॉइंट के ऊपर थी, अलग पॉइंट से, अब जो दुनिया के सामने आप मुआहिदा रख रहे हैं वो डिफरेंट पॉइंट है, और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया इस बारे में कुछ नहीं बोलेगी या उनको पता नहीं चलेगा। कितना आपको ये एक्शनेबल प्लान लग रहा है ट्रंप का या नेतन्याहू का? थोड़ी सी कैलिब्रेशन के बाद मुझे मालूम हो रहा है कि ये जो हमारे 8 ममालिक है ये भी मान लेंगे, पाकिस्तान समेत, और ये पाकिस्तान ने जो आज इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, नो वन लेस देन द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, और साथ में कतर के प्राइम मिनिस्टर ने इससे कम टोन में इस पे एतमाल जाहिर किया है। मालूम होता है कि थोड़ी सी कुछ इसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में थोड़े से इख्तलाफात है ना, बाकी तो अच्छा, जल्दी से डॉक्टर साहब, हम क्या इसको अब्राहम अकॉर्ड की एक्सटेंशन कह सकते हैं? क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर तो पाकिस्तान को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है 2023 तक, और डेफिनेटली उसके ऊपर हम तैयार भी नहीं थे बिल्कुल भी मानने के लिए। कुछ मीडिया आउटलेट्स जो हैं, स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, वो इसको कह रही हैं कि ये अब्राहम अकॉर्ड की एक्सटेंशन भी हो सकता है, ये नया पीस प्लान जो है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए, अब्राहम अकॉर्ड है क्या चीज? अब्राहम अकॉर्ड को जिस तरह के इजराइल और इवन अमेरिका इसको ये ब्रेन चाइल्ड है कुशनर का, और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौर में इसको इंट्रोड्यूस किया था, और जिक्र किया है इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो परसों हुई है रात को व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की। उसमें जिक्र किया गया है कि आगे जाके अब्राहम अकॉर्ड को एनर्जाइज भी किया जाएगा। उसको किस बेस पर उन्होंने कहा? जब वो जिक्र कर रहे थे गाजा के 20 पॉइंट का, अगर ये 20 पॉइंट इंप्लीमेंट हो जाते हैं, पीस इलाके में कायम हो जाता है, जिसकी की अपनी तकरीर में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कह दिया, और वाज़ेह तौर पर कह दिया, बिल्कुल बबांगे तरह कह दिया कि मेरा मुल्क जो है वो इजराइल को भी सिक्योरिटी देने के हामी है, सिर्फ फलस्तीन तो अपनी जगह, इजराइल को भी सिक्योरिटी चाहिए, और मैं 20,000 फौजें देने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान भी तैयार है, हमारे और कह दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने कह दिया कि हम इस पे कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो तरीका कार है उसके मुताबिक। तो ईस्ट तिमोर में भी तो ऐसा ही हुआ था ना, कोसोवो में भी तो ऐसे ही हुआ था। ईस्ट तिमोर में जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये पीस प्लान जो है, चाहे तब्दीली के साथ हो या तब्दीली के बगैर हो, इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है, स्पेशली इजराइल के फ्यूचर को देखते हुए? नहीं, पाकिस्तान की देखें बड़ी डेलिकेट पोजीशन हो जाती है जब आपके रुतबा बुलंद होता है, आपका प्रोफाइल बुलंद होता है, तो आपको नेविगेट भी उसी हिसाब से करना होता है। अभी आपका प्रोफाइल बढ़ गया है इंडिया की जंग के बाद, इसीलिए आपको आप और आपके फील्ड मार्शल को इनवाइट किया जाता है व्हाइट हाउस में, और आपके प्राइम मिनिस्टर आपके फील्ड मार्शल से कंसल्टेशन की जाती है, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम रेलेवेंट एंड यू आर द स्टेबलाइजिंग फोर्स इन दिस, सो देयरफॉर यू आर रेलेवेंट, एंड Pakistan has to really take decision in view of international parameters जो कि इसको फॉलो नहीं किए गए हैं। देखिए, अगर इस प्लान को आप देखें तो ये प्लान इंटरनेशनल पैरामीटर के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, जो इंटरनेशनल कानून है 242, जिसके तहत इजराइल को जो जमीनों पर कब्जा है उनका अभी उसको छोड़ के उस बाउंड्री पे जाना है, कभी नहीं गए वो तो गोलान हाइट को भी ले गए, और जेरूसलम को कैपिटल बनवा दिया ट्रंप ने।
लें, तो हकायक को सामने रखें। हकायक को सामने रखने के बाद ये भी आप जान लें कि इस वक्त ताकत का तवाजुन चंद राइफलें और 20,000 शहादतें हमास के वर्कर्स की जो गिने चुने रह गए हैं, उनका मुकाबला है दुनिया के जदीद तरीन हथियारों से, जहाजों से, टैंकों से। वक्त आ चुका है ना डॉक्टर साहब कि हमें उस फलसफे पर जाना पड़ेगा, नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू। मोमिन तो ऐसा ही होता है ना कि रज़्म हक़ व बातिल के अंदर उसको पता होता है कि उसने रज़्म से काम लेना या बज़्म से काम लेना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर एम्बेसडर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट्स सी इसको आगे किस तरह से ले जाया जाता है और बाकी ममालिक का रिएक्शन किस तरह से आता है। सऊदी अरब अब इस मुआहिदे में तब्दीली के बाद क्या स्टेटमेंट देता है, क्या रिएक्शन देता है। इसके अलावा मुसलमानों के और ममालिक हैं जिसमें टर्की भी है, उनका क्या रिएक्शन आता है। तो ये वो स्ट्रॉन्ग आवाज़ें हैं जिनके बगैर मेरे ख्याल से मुआहिदा आगे शायद बढ़ाना मुश्किल होगा। इसी से जुड़ी, फ़लस्तीन से जुड़ी एक और ख़बर आपको देते हैं। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद दे जाने वाला ग्लोबल समूद फ्लोटिला गजा साहिल के करीब पहुंच चुका है। अरब मीडिया ये बता रहा है कि काफिले में 50 कश्तियां शामिल हैं और काफिला इस वक्त हाई रिस्क जोन में, मोबाइल फ़ोन जैम भी वहाँ पर हो चुका है। बिल्कुल ऐसी है। इससे पहले कि हमने जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, वो भी मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आया, स्पेशली उन्होंने एक्स के ऊपर अपना ये स्टेटमेंट जारी किया। वो कहते हैं कि हमें इसराइल के जहाज़ नज़र आ रहे हैं, हमारे जो फ़ोन्स हैं वो जैम कर दिए गए हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी जानें चली जाएं, लेकिन ये जो हमारा फ्लोटिला है ये रुकेगा नहीं। और वो और उनके हमरा और भी कुछ पाकिस्तानी हैं जो कि इस वक्त गज़ा की तरफ रुख किए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गज़ा में मौजूद जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उन तक इमदाद पहुँचाई जा सके। डेफिनेटली हम सबको दुआ करनी चाहिए कि वो सेफ्टी के साथ महफूज तरीके से गज़ा पर पहुँच जाए, लेकिन सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी नज़र आ रही है। तो ये कुछ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसके अंदर आपको याद है कि जो ग्रेटा थनबर्ग हैं जी वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं जो जा रहे हैं गज़ा की तरफ इमदाद लेकर। तो लेट्स प्रे अस ऑल कि जो लोग आगे बढ़कर एक्शन ले रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो महफूज तरीके से पहुंच जाए। हम दुआ कर सकते हैं, तो हमारी दुआएं इनके लिए। अब एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दो ज़बरदस्त मेहमानों से, रोन एंड कोको, यानी कि राबिया कुलसूम रेहान। कोई आपने सस्पेंस और रेहान नाजिम। मैं नहीं चाहती कि हमारे नाजरीन जो हैं थोड़ा भी इंतजार करें कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप अक्सर इनको सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, इनकी वीडियोस देख रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं, इतनी ज़बरदस्त रील्स होती है। मैं आते हुए भी आपको पता है इनफैक्ट ये इनकी रील्स ही देख रही थी। मैं आपकी एक्साइटमेंट देख रही हूँ, जब से हम ब्रेक में उनसे बात कर रहे थे तब से मुझे एक्साइटमेंट अनम की नजर आई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन एक और चीज़ मैं सोच रही थी कि ये हंसाने का काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये नेक काम भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रह रहे हैं या एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ऑल द टाइम हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास ये क़ुव्वत हो ना, या फिर ये एनर्जी हो कि वो दूसरों को भी मुस्कुराहट दे सकें, तो डेफिनेटली ये एक नेक काम भी होता है। तो ये दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से हम चाह रहे थे कि हमारे शो का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड क्या बात है जनाब, कौन रॉन है कौन कोको है, ये कहाँ से नाम आई, इंस्पिरेशन कहाँ से आई, जरा थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को और सबको, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम ऑन बोर्ड आए, लेकिन आ नहीं पा रहे थे, लेकिन फाइनली ऑल ऑफ अस हैव मेड इट पॉसिबल फाइनली। ग्लैड। और कोको मैम। अच्छा, ये नाम कहाँ से आए? ये जो निक्स आपने बनाया हुआ है, रॉन का क्या मतलब हुआ? रॉन एंड कोको, ये कहाँ से आए, क्या इंस्पिरेशन है? देखिए, रॉन का कोई मतलब नहीं है। मैं जब ए लेवल्स में पढ़ रहा था, मेरे दोस्तों ने मेरा नाम रॉनी रख दिया था, निक ने। तो वो रॉनी उस वक्त से चलता आ रहा है, उसको आगे जाके लोगों ने, और क्योंकि अब किसी के पास टाइम नहीं है ना, तो रॉनी बोलने भी उनको वक्त लगता है, तो अब वो कहते हैं रॉन। तो वो रॉन इस तरह से आया। तो हम जब कपल, और इसको घर वाले इसके कोको बोलते हैं, मोस्टली सबने बचपन से इसको कोको बोला। तो हम जब नाम डिसाइड भी कर रहे थे फॉर द पेज, तो हमें आया कि दैट पाकिस्तानी कपल या कोई और एक जोड़ी करके कुछ आया। फिर हमने कहा यार ये जरा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, सर्च करने में मुश्किल हो, आई डोंट नो क्या। तो ऐसे हमने कहा मेरा रॉन है, तुम्हारा कोको है, तो रॉन एंड कोको कर लेते। बस वो इसकी आपने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह से ये मारिज़े वजूद में आया। बड़ा चैट जीपीटी के थ्रू आपने जो है ना आइडियाज लिए कि कोई भी रिसर्च नहीं होनी चाहिए।
क्रिएटिविटी, ये राज हमने फाइनली आउट कर दिया क्योंकि हमारे पास आइडियाज आ नहीं रहे थे। हमने कहा कि यार जरा इंटरनेट से पूछें, आजकल जदीद दौर है तो उनसे पूछते हैं कि भाई कोई आइडियाज, ऐसे 50 आइडियाज जिसमें ज्यादा हार्डवर्क भी ना हो, वेकेशंस भी हो, सैटरडे संडे ऑफ हो। तो चैट जीपीटी ने हमारे सामने इतने सारे वो आपको लिप सिंक करें और ये करें। अच्छा, जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं आप लोग कि आप लोगों को आइडियाज जो सारे हैं, चले एक वीडियो का तो आप बता रहे हैं चैट जीपीटी वाला, कहाँ से आइडियाज आते हैं और कैसे सोचा कि आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स बनना है? आप चूंकि एक्टिंग की फील्ड में भी हैं, ड्रामा वगैरह भी करते हैं, तो वहां पर भी अच्छा खासा लोग आपको जानते थे, लेकिन इस तरफ सोशल मीडिया की तरफ आने का कैसे प्लान हुआ? अच्छा, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम कंटेंट क्रिएशन की तरफ कभी आएंगे। जहां तक ये चीज करने की जो इस वक्त हम कर रहे हैं उसकी बात है, तो कोविड जब आया था तब लॉकडाउन था और ये लिपसिंग वाली वीडियोस कैजुअली हम घर में एक अरसे से बना रहे हैं। मतलब 2021 से आप समझे, जब से लॉकडाउन हुआ था तब से हमने करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त कोई पेज नहीं बनाया था, पोटेंशियल का पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो हमारे जितने घर वाले जो हमारी वीडियोस देखते थे, फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा हमें कहते थे कि यार तुम लोग एक प्रॉपर पेज बनाओ और यू गाइज आर वेरी गुड एट इट, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम कहते थे अरे यार अभी कौन पेज बनाएगा, वैसे ही भी ड्रामों में काम करना है, ये करना है, वो करना है। सो हमने ऐसे ही उसको सीरियसली लिया। फिर अभी 1 साल पहले लेकिन कंटेंट क्रिएशन ने आपको सीरियस ले लिया। हम ये कह सकते हैं आपने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीरियस, इन्होंने कि यार अच्छा ये जो आप बात कर रही हैं राबिया, करके देखते हैं, ये जो पोटेंशियल की आप बात करिए, पोटेंशियल से हम क्या समझें, क्या मुराद है? इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, डेफिनेटली लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है कि हाउ डू यू मेक मनी आउट ऑफ इट, लाइक पोटेंशियल से क्या मुराद है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, हम ये तो हंसाने का ये जो बात कर रही है, हंसाने की पोटेंशियल से कि इतने लोग हमसे हमारी वीडियोस को एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि हम कॉमेडी करेंगे कभी। इसने अपनी जॉब छोड़ी कि इसको सीरियस एक्टिंग करनी थी, मैंने अपनी जॉब छोड़ी कि मुझे ड्रामेटिक एक एक्टर बनना था, मतलब सीरियस रोल्स करने थे। नापा मैंने 3 साल थिएटर पढ़ा किया, उसके बाद मैंने कहा कि ड्रामों में अब करूंगा सीरियस रोल, सपोर्टिंग हो, लीड हो, जैसा भी हो, बस काम करना है, अच्छा काम करना है। तो कंटेंट क्रिएशन और कॉमेडी का तो हमने सोचा भी नहीं था कि यार इसमें घुसेंगे। वो जब हमारी वो क्लिक करना शुरू हुई वीडियोस, हमने कहा ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट फील्ड है। लेकिन जब वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस और उस पे जो रिस्पांस है, हमने कहा You never know what can happen। आप बस मेहनत करो। अब एक्टिंग इसमें भी ज्यादा बनाए हैं, पैसे के सारा फोकस पैसों पे है। डेफिनेटली पैसे कमाना भी जरूरी है। पैसे एक्टिंग में ज्यादा बनाए हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन में? कंटेंट क्रिएशन पे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुझे लगता है ज्यादा स्कोप है फाइनेंशियली, अगर आप पूछें, बिकॉज़ देन यू गेट ब्रांड्स, फिर आपको एंडोर्समेंट्स मिलती हैं, फिर आप एज अ कपल एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो हमें कमर्शियल्स भी इस तरह से ऑफर होते हैं। सो ब्रांड्स को रील्स बनवानी होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं देख रही थी आप लोगों की वीडियोस में ज्यादातर आप लोग ना फहद मुस्तफा की ज्यादातर उनकी लिपसिंग कर रहे होते हैं या उनके शो की कोई ना कोई चीज बना रहे होते हैं। वो कहाँ से आता है जहन में कि भाई ये वाला जो लाइन है ना, ये इसी पे हमने बनानी है? जहन में कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि लोग, अब क्योंकि हमने शुरू में कुछ हमें क्लिप्स मिल गई थी जिसको हमने कहा यार इस पे हम अपनी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने नोट किया, हम हमेशा किसी भी साउंड बाइट को अपना एक ट्विस्ट देते हैं, उसको एक सिचुएशन में डाल देते हैं। ऐसे बैठ के हम उसको रैंडमली वो नहीं करते यार बस लिप सिंक करनी है। अच्छा, राबिया एंड रेहान, स्पेशली मैं राबिया से बात करना चाहूंगी। राबिया, दिस इज नॉट योर फर्स्ट कंटेंट क्रिएशन। इससे पहले भी हमने देखी हुई है आपकी कुछ कोरियोग्राफी की वीडियोस जो है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। लाइक सरहा असगर के साथ मैंने देखी, देन आपकी भाभी के साथ भी दिल से देखा पाकिस्तान, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। फ्रॉम देयर टू हियर, ये ट्रांजिशन किस तरह से हुई? ये ट्रांजिशन बस मैं ये कहूंगी कि प्लान बिल्कुल भी नहीं थी, अल्लाह की तरफ से ही बस हो गया। क्योंकि सरा और मेरा वक्त मैच करना ना एक पॉइंट पे बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो भी फुल टाइम वर्किंग एक्ट्रेस, मैं भी, और फिर हम वर्किंग मदर्स भी हैं उसके माशाल्लाह। अच्छा, आपकी जितनी बातों से आप कह रही हैं ना, कुछ भी प्लान नहीं किया, मुझे लग रहा है बहुत ही स्पॉन्टेनियस लाइफ गुजारते हैं आप, कुछ प्लान नहीं करते, बट थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांजिशन, ये वाली ट्रांजिशन कैसे हुई कि राबिया कुलसूम से राबिया कुलसूम रेहान बन गई आप? ये ट्रांजिशन तो 10 साल पहले हो गई थी। 10 साल पहले हो गई थी ये ट्रांजिशन। तो खुद 10 साल के लगते हैं, 10 साल छोटे लगते हैं आप। 10 साल हो गए इंडस्ट्री में आई थी। जी माशाल्लाह 10 साल हो गए। और उस वक्त तो वो रॉन एंड कोको तो दूर दूर तक नहीं था। मैं नौकरी करता था, ये डेंटिस्ट्री करती थी, तो डिफरेंट फील्ड थी बिल्कुल, जिंदगी अलग थी। बिल्कुल का कोर्स नहीं कर रहा था कोई। किसका? सॉरी, टीचरिंग का कोर्स, वो आपकी रील में है ना। टीचरिंग का कोर्स भी किया था मैंने किया था टीचरिंग का कोर्स, मैं टीचिंग में भी गई थी।
अच्छा, वो रील तो फिर आपने दिल से बनाई होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप दोनों की अलग अलग, बेशक आप बता दें, आप दोनों की फेवरेट रील कौन सी है? जो अपना कंटेंट आपने बनाया, सबसे बेहतरीन आपको अपना कंटेंट कौन सा लगता है? अभी जो लास्ट हमने जीतो की रील की है ना, लिजर्ड वाली, वो मुझे लगता है हमारा बेस्ट पीस है। वो भी बेस्ट पीस है। आपको भी यही लगता है? अब मुझे वो भी, और एक हमने बनाई थी जीतो की थी, जो जे मैं ये कहनी, मेरी भी वही फेवरेट है। जे को खोजो वरना जे खोज नहीं जाएगा, पता नहीं। ये आप सुनाए ना प्लीज रेहान। किस तरफ आएंगे जे। अरे भाई, ये तो कमाल है, ये तो अपने टाइप का लड़का है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम था? मुझे नहीं। सलीम, जे को खोजो जे को, जो जे को ना खोजो तो जे खो जाएगा। इस तरह ही हम खो जाएगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जो पुरानी मूवीज भी मैं देख रही हूँ ना, उनके भी आप लोग डायलॉग्स को रिक्रिएट करते हैं आजकल, वो भी मैंने देखे। वो कहाँ से आइडिया आया? वो है भी बड़े। दरअसल इंस्टाग्राम पे फिल्मेजिया का चैनल बड़ा एक्टिव है आजकल, तो वो पोस्ट कर रहे होते हैं पुरानी फिल्मों के क्लिप्स। तो उसमें कभी मीरा जी, कभी मोहम्मद राना साहब, इनकी क्लिप्स आ रही होती हैं। तो हमारे पास यही एक ही फिल्म की 3-4 दफा जब क्लिप आई और लोगों ने भी हमें भेजा, तो हमने कहा इसको रिक्रिएट करते हैं, बहुत मजा आएगा। वो लोग इतनी ओवर द टॉप एक्टिंग कर रहे हैं इन क्लिप्स में, तो हम कहते हैं यार इसमें कुछ मजे का बन सकता है। तो हम सुनते हैं 2-3 बार और फिर सिचुएशन सोचते हैं कि अच्छा ये इधर फिट हो जाएगा। अब जैसे आपने लास्ट एक देखी होगी, क्रिकेट प्लेयर बन के मैं टीवी पे आ गया कि वो यार पाकिस्तान को नफरत कर रही है, लेकिन वो हस्बैंड अभी भी कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, उसका वो वाला चल रहा है। और आगे एकदम से कि भाई तुम कैसे नफरत कर सकते हो, तुम ना मेरी माँ हो सकती हो, ना बच्चे की माँ हो सकती है, ना भी। तो सिचुएशन क्रिएट करना बेसिकली होता है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक क्लिक्स ऑडियंसेस कि यार ये एक डिफरेंट कुछ मजे की सिचुएशन बनाते हैं। बट वी आर लिविंग इन द टाइम रेहान एंड राबिया कि कंटेंट क्रिएशन को ना अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक सीरियस जॉब नहीं समझते हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या आसान है ये, ऐसे ही हो जाता है, या फिर इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए आसान सिर्फ लगता है, क्योंकि वही पुरानी वाली बात मेरी कि आप लोग सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप ऑडियंस देख रही होती है, तो उनको बहुत आसान लगता है कि यार ये कर क्या रहे हैं, तो और अपने घर में बैठ के कर रहे हैं। तो घर में बैठ के काम करना वैसे ही आसान समझ लिया जाता है, पता नहीं क्यों, कि घर में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इसमें क्या मुश्किल बात होगी? ये बहुत मुश्किल काम, और अपने काम में फिनिश लाना और अपने काम को परफेक्ट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आ सकते हैं इसमें, लेकिन ये हरगिज ना समझें कि इसके अंदर मेहनत नहीं है या ये टाइम टेकिंग नहीं है। हम 24 आवर्स काम करते हैं। होता है ना कि हमने अपनी अगर 9 to 5 छोड़ी है, तो हमने सोचा कि काम आसान करेंगे। इसमें हम तकरीबन पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कंटेंट डिस्कस करते हो, अगर आप ब्रांड्स के साथ काम करो, उनसे बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस, फिर एडिटिंग, फिर शूटिंग, फिर एक्टिंग, फिर कॉन्सेप्ट सोचना, तो वो हम सोने तक हम सोच रहे होते हैं अच्छा कल इसको ये करना है, कल इनको जवाब देना है। तो आसान कोई भी नहीं है। अच्छा रेहान, मुझे ये बताएं कि आप लोग दोनों ज़ाहिर है मियाँ बीवी हैं, तो मियाँ बीवी में हम लड़ाई नोक झोंक भी देख रहे हो, तो ये तो कभी नहीं हुआ कि आप लोग कोई कंटेंट बना रहे हैं, कोई शूट कर रहे हैं और आपस में लड़ाई हो गई, एक का मुंह उस तरफ है, एक का उस तरफ है? हुआ है, बहुत दफा हुआ है, लेकिन हाँ मुंह उस तरफ नहीं हुआ है। काम जरूर खत्म करते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ हमारी बहुत होती हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस भी हमारे बहुत होते हैं, और अपसेट जो है हम दोनों में से मैं ज्यादा हो जाती हूँ। तो ये है, बहुत बड़ा दिल है आपका, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई मसला नहीं। रेहानी कुछ करते होंगे, इस वजह से शादी में लड़ाई नहीं होती, वो झूठ कहता है। हाँ सही बात है। अच्छा, फ्यूचर का क्या प्लान है आप लोगों का? कोई यूट्यूब चैनल भी है आपका, या फिर कोई करने का इरादा है? व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या प्लान है? प्लान अब इसको हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करने का कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस पे तो हम अपनी रील्स और शॉर्ट्स डालते रहते हैं। यूट्यूब के लिए हम उस पर आना चाह रहे हैं। इनफैक्ट हमने प्लानिंग की है, हमने डिस्कशंस भी किए हैं कि यूट्यूब के लिए वी गोइंग टू ट्राई एंड मेक समथिंग डिफरेंट, मतलब जो उसका फॉर्मेट होता है उस हिसाब से स्टोरीज, डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज, कुछ डिफरेंट कंटेंट यूट्यूब के लिए हम क्रिएट करने का सोच रहे हैं, और उसकी प्लानिंग स्टेजेस आजकल और भी कैरेक्टर्स देख सकेंगे हम आपके यूट्यूब पर? रॉन एंड कोको के अलावा भी कैरेक्टर्स देख सकेंगे आपके यूट्यूब पर? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। उसमें आप इनफैक्ट और मजेदार स्टोरीज देखेंगे, उसमें और डिफरेंट चीजें देखेंगी जो थोड़ा सा इन रील से हट के होगा। We are waiting for it. All the very best. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, and we really enjoy your reels and shorts. थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। राबिया कुलसूम, रेहान नाजिम हमारे साथ मौजूद थे। रॉन एंड कोको, इनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत ही वायरल है। आई होप आप लोगों को ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। दुनिया भर के अंदर कमाई के तरीके जो हैं बदल चुके हैं। पहले 9 to 5 होता था या फिर बिजनेस हुआ करता था, लेकिन अब 9 to 5 के साथ साथ ये भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हम फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो डाटा सामने आया उसके मुताबिक 2.3 मिलियन, तकरीबन 23 लाख फ्रीलांसर्स मौजूद है और उसके अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, यानी कि ह्यूज पोटेंशियल मौजूद है। इसमें नौजवान लड़के लड़कियाँ शामिल हैं जो अपनी तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों के बलबूते पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनली डिजिटल मीडिया पर हैरत अंगेज कारनामे भी सरअंजाम दे रहे हैं। एंड पाकिस्तान की मईशत के अंदर भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये नौजवान करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान ला रहे हैं और ये जो ज़र मुबादला है करीब $1 अरब तक पहुंच सकता है। इतना पोटेंशियल यहाँ पर मौजूद है। ये नौजवान फ्रीलांसर्स मुल्क की डिजिटल तरक्की के मुहर्रिक बन चुके हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी कंसिडर की जा रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मईशत को नई जिंदगी मिलेगी, नई जहत मिलेगी और नौजवानों को रोजगार के नए मौके भी मुयसर आएंगे। इस वक्त इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन साहब मौजूद हैं। उनसे जरा उनकी मौजूदगी का फायदा उठा के इस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ग्लैड टू हैव यू। इब्राहिम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं 23 लाख फ्रीलांसर्स का जिक्र है, ये कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए या कितना बड़ा हम इसको संगमील कंसिडर करें? देखें, पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर्स की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे पास ज़र मुबादला का बहुत शदीद बहरान था। माशाल्लाह हम बहुत प्रोग्रेसिव कर चुके हैं, बहुत काम इसके ऊपर कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर बहुत काम किया। हम एक स्टेज था जब हमारे पास डॉलर ज़र मुबादला ख़त्म हो गया था और हमारी इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट बंद होने को आ गई थी। फिर गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ इदारों ने उसके ऊपर काफ़ी काम किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया, फ्रीलांसिंग को बहुत प्रमोट किया और हम जीरो से पिछले 2 साल में $700 अभी हमने क्रॉस किया है। और जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि हम $1 बिलियन इसको क्रॉस कर जाएंगे और इसकी जो हम सोच रहे हैं, जो इसका अचीवमेंट हम ले सकते हैं, वो हम $2 बिलियन बहुत आराम से $2 बिलियन पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट ईयर 2026 में इंशाल्लाह हम $1 बिलियन अचीव कर लेंगे। ठीक है। 250 मिलियन हम कह सकते हैं, 25 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी है। उसके अंदर से आपको लगता है कि 2.3 मिलियन का सिर्फ फ्रीलांसर होना ये काफ़ी है? क्योंकि मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 60% से ज़्यादा हमारी यंगस्टर्स हैं, हमारे यंग अवाम है, 22% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो व्हाट डू यू थिंक, कितना पोटेंशियल है? एंड देन उसके बाद ज़रा हम चलेंगे और बात करेंगे कि इस सिलसिले में पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं वो कितना हेल्प कर रही हैं पाकिस्तानियों को और इन यंगस्टर्स को। जैसे कि अभी आपने कहा कि 60% लोग बच्चे बच्चियां हैं, दोज आर बिटवीन द एज ऑफ 25 and 30। तो इनको अगर हम प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हैंड होल्डिंग अगर हम कर लें तो ये अभी हमने पैफला ने, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर एक स्टडी की थी पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 3 से 6 महीने लगे थे उस स्टडी में, जिसमें ये फिगर आई थी कि 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल इदारों के साथ फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं घर से बैठ के। तो ये 23 लाख तो मतलब बिल्कुल ही बहुत ही कम फिगर है, 1% से भी कम है। हमारी अपॉर्चुनिटी 10 करोड़ बच्चों को हम इस काबिल बना सकते हैं कि वो घर से बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकें। और अगर वो $100-200 भी कमाएं तो हमें तो IMF से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो हम अगर बाकी ममालिक को देखें इब्राहिम साहब, बाकी ममालिक को देखें तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं कंपैरेटिवली? हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, हालांकि वो आबादी के लिहाज से और हर लिहाज से वो हमारे से एक बड़ा मुल्क है, हालांकि कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है। अगर ओवरऑल हम बाकी ममालिक को देखें तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हमारा पोटेंशियल उस हिसाब से जिस तरह आपने बात की है कि ज्यादा है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो बच्चे घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, पाकिस्तान 4थे नंबर तक पहुंच गया है। तो हम पहले नंबर तक बड़े आराम से आ सकते हैं अगर हम, जैसे कि अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर हम कर लें और इसको प्रॉपर प्लान करके अपनी चीज़ों को, अपने ऑब्जेक्टिव को, चीज़ों को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लें, अचीव कर लें और प्रॉपर हैंड होल्डिंग अगर हम इन बच्चों की कर लें किसी भी तरह, ये जो 10 करोड़ 15 करोड़ बच्चे हैं 25 करोड़ में से,
तो हम बड़े आराम से ये टारगेट्स पूरे कर सकते हैं और अपने पड़ोसी जितने भी ममालिक हैं बार-बार आप कह रहे हैं कि बच्चों को गाइडेंस देना, इनकी हैंड होल्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या गाइडेंस बिल्कुल भी मौजूद नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है कि हम बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए बड़े इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं या फिर इस तरह के प्लान्स लेकर आ रहे हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स का भी इफ्तिताह किया गया था पिछले साल अगर हम देखें तो आपको लगता है कि वो काफ़ी नहीं है या फिर वहाँ पर उस तरह की उनको गाइडेंस नहीं मिल रही जिस तरह की ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट बिल्कुल इस पे काम कर रही है। ये जो $1 बिलियन तक हम पहुंचे हैं फ्रॉम जीरो पिछले 3 साल में, इसमें पाकिस्तान, इसमें शिजा फातिमा मैडम, जो मैडम मिनिस्टर हैं आईटी की, मैडम शिजा फातिमा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के जो सीईओ हैं अबू बकर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर इनोविस्टा एक इदारा है जो हमारे साथ आके खड़ा हो गया है, जो पाकिस्तान के 163 सिटीज में हमने उनके साथ प्लान बनाया है। अब हम KLI की बात नहीं करना चाह रहे, अब हम पसमानदा इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है। सबसे बड़ा मसला है लाइट नहीं है। वहां पे हम सोलर पैनल्स प्लान कर रहे हैं और इंटरनेट नहीं है, तो हम PTCL PTA से मिल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि थ्रू PTCL आप इंटरनेट प्रोवाइड करें। तो देखिए, 3 साल में $1 अरब तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ा संगे मील है और इसको 1 अरब से 20 अरब तक कैसे लेके जाना है, अब इसके ऊपर प्लानिंग की और बहुत अंतर मेहनत की जरूरत है। इब्राहिम साहब, ये जो डेटा है 23 लाख का, इसमें जेंडर के हवाले से अगर हम बात करें, खवातीन की तादाद कितनी है और खवातीन की तादाद में इजाफा कितना हो रहा है, इस बारे में भी अगर थोड़ा सा आप बता सकें। इसमें अभी टू स्टार्ट विद खवातीन 23% खवातीन है, बचियां ये 23 लाख में, और इसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। उनकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है, उनको प्रॉपर स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। खास तौर पर उनके जो वालिदैन हैं उनको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, क्योंकि वालिदैन जितने भी हैं गांव देहातों में, पसमानदा इलाकों में, वो अपनी बच्चियों को कहते हैं या तो डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ। अब वो बच्चियां भी खुद अपनी मदद आपके तहत यूट्यूब से और तो मुख्तलिफ ये जो ऑनलाइन चैनल से और ये जो इग्नाइट के और हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं ऑनलाइन, उनके थ्रू वो सीख रहे हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, ये जो डॉक्टर बनाने वाला मामला है ना, ये अक्रॉस द बोर्ड है। मेरे अम्मा अब्बा ने भी मुझे ये कहा था कि डॉक्टर बन जाओ। बहरहाल डेफिनेटली हर किसी के अपने अपने रुझानात होते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ज़्यादा काम कहाँ पर करने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी इकोनॉमी के लिए ही बेहतर है, हमारी इकोनॉमी को ही फ़ायदा दे रहा है। देखिए, इस वक्त स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो जो इस वक्त जो हम समझते हैं, हम लोग इंटरनली जो हम देख रहे हैं, पिछले 2018 से हम फ्रीलांसिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इस वक्त जो डॉक्यूमेंटेड पैसे आ रहे हैं वो $700 मिलियन पे हम पहुंच चुके हैं। बट हमें ये लगता है कि इस वक्त जो बच्चे कमा रहे हैं वो $2 बिलियन प्लस कमा रहे हैं एनुअली। तो जो उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो है बैंकिंग चैनल्स को, बैंकिंग सिस्टम्स को ठीक करना, सीमलेस करना, इंस्टेंट पेमेंट्स, जैसे ही उनको पेमेंट उनके बैंक अकाउंट खुलवाना चाहें वो फौरी उनके खुल जाएं, उसमें कोई उनको हर्डल, इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बैंक अकाउंट खुलवाना, फिर उसमें बाहर से पेमेंट मंगवाना, ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। अगर हम इस मसले को इमीडिएट अगर हल कर लें, जो कि बड़े आराम से हो सकता है, का तो कोई मसला ये जो $700 मिलियन है ये $2 बिलियन पहुंच जाएगा। टैक्सेशन के निजाम में भी कोई प्रॉब्लम है जो आड़े आती है फ्रीलांसर्स के? सॉरी, टैक्सेशन के निजाम के हवाले से अगर हम बात कर लें, वो भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट करता है फ्रीलांसर्स के लिए? मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आई, जरा दोबारा। ठीक है इब्राहिम साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनम कुछ पूछना चाह रही है? मैं टैक्स से रिलेटेड पूछ रही हूँ। फ्रीलांसर्स के लिए कहीं ना कहीं वो रुकावट भी है, उस निजाम से भी उनको कोई ना कोई शिकवा है? नहीं, उसका पूरा डिजिटल चैनल बन चुका है। साथ यंगस्टर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका पूरा प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे आते हैं उसका PRC इशू हो जाता है, डिजिटली इशू हो जाता है, और उसमें टैक्स का कोई इशू नहीं है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं। ठीक है, ये आपने बता दिया, और ये बात भी की गई थी क्योंकि हमें याद है बजट के दौरान के फ्रीलांसर्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन नहीं लगाया गया, ये आपने कंफर्म कर दिया। एक चीज़ इन द एंड ये बता दीजिए कि हमारे पास जो बच्चे मौजूद हैं जो बेसिकली काम कर रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जो काम कर रहे होते हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई प्रोग्राम्स वगैरह बनाए गए हैं, इस सिलसिले में किया जाएगा? क्योंकि हमारी वेजेस का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है बाकी ममालिक से अगर हम कंपेयर करें तो। बिल्कुल ऐसा ही है। जो पर आवर चार्जेस हैं, पाकिस्तान
के बच्चे बच्चियां अपने आप को बहुत सस्ता बेच रहे हैं। एक पड़ोसी ममालिक में जो कम से कम चार्जेस हैं पर आवर वो $25 हैं, हमारे यहाँ वही सेम हम $5 में अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें हमारे बच्चों के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर काम, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हम काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। हम इसके ऊपर अभी प्लान कर रहे हैं। अगेन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि इनोविस्टा एक इदारा है, उसके साथ मिलकर अब हम काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम अपने आप को, अपने स्किल्स को बेहतरीन बेचना कैसे है, अपने आप को बेहतरीन इंटरनेशनली प्लेस कैसे करना है, इसके ऊपर अभी हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। सब डिजिटल स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, स्किल्स सिखाने के ऊपर काम कर रहे हैं। बट मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, इब्राहिम साहब, ये अगेन मैं कहूँगी अक्रॉस द बोर्ड मसला है। हमें पता ही नहीं है कि अपने आप को ब्रांड कैसे बनाना है या फिर मार्केट किस तरह से करना है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग जो है इस बारे में सोच रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे जो है वो अपने आप को सस्ता ना बेचे और उनकी स्किल जो है वो शायद हमारे पड़ोसी ममालिक से बेहतर हो, बट डेफिनेटली सॉफ्ट स्किल के जरिए आप ज़्यादा बेहतर मार्केट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इब्राहिम अमीन साहब मौजूद है और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स की। हमने बात कर ली है। अब इसी से जुड़ी एक और खबरें, अच्छी खबरें हम शामिल कर रहे हैं। वो प्लीज, बहुत जरूरत है। जरूरत है। मैं दिल बर्दाश्त हो जाती हूँ, 2-4 बुरी खबरें आ भाई, अब अच्छी खबरें ही आ रही हैं, क्योंकि कुवैत से पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर सुनने को मिल रही है, जो कि खुशी का बायस आपके लिए, हमारे लिए, सारे पाकिस्तान के लिए। खबर अब ये है कि मुझे कुवैत तो नहीं भेज रही हैं? नहीं, आप जाना चाह रही हैं? घूमने के लिए तो आप जाना चाह रही हैं? मैं घूमने के लिए जाना चाह रही। वैसे वीजास खुल गए हैं कुवैत के लिए, बता दो, लेकिन चले आप बता दें। अभी ना जाइएगा, छुट्टी नहीं जाना अभी आपने। पाकिस्तान कुवैत टेक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और ये पहली बार है कि कुवैत में पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। इस कॉन्फ्रेंस से टेक कंपनीज को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, कुवैत के लोगों की तरफ से पाकिस्तानी कंपनियों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है और लॉन्ग रन में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान उनकी तरफ, क्योंकि वो खुद भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद है। इमरान, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर कितनी पाकिस्तानी कंपनियां थी जिन्होंने हिस्सा लिया, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि एक्सपर्टीज क्या क्या है और कुवैती कंपनियां और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो उनको किस तरह से परसीव कर रहे हैं। ये पहली बार है कि कुवैत की सरजमीन पर पाकिस्तान कुवैत टेक कॉन्फ्रेंस हो रही है। 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें तकरीबन 18 कंपनियां पाकिस्तान से यहाँ पर आई हैं और ये ऐसी कंपनियां हैं कि इनका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कई मुल्कों में भी ये कंपनियाँ सर्व कर रही हैं। ठीक है। मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हाउस हैं और IT बोर्ड से मुंसलिक जो कंपनियां हैं वो इस टेक कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। 2 रोज़ यहाँ पर ये अपना काम शोकेस करेंगी कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह से ये अपनी सर्विसेज फराम कर रहे हैं। और यहाँ पर कुवैतियों का जो रिस्पांस है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो लोग हैं उन्होंने इन स्टॉल्स को, इन कंपनियों को विज़िट किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो इस इवेंट को विज़िट कर रहे हैं। B2B जो कनेक्शन है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। एक प्रोडक्टिव इवेंट हो रहा है जिससे पाकिस्तानी कंपनियों को यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा, तो जाहिर बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इससे क्रिएट। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं तो सरमायाकारी के मौके ज़ाहिर है वो ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो क्या यहाँ भी पाकिस्तानी कंपनीज या कुवैती कंपनीज के दरमियान कोई MOU साइन होने का इम्कान है और मुस्तकबिल में ये इवेंट पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का सबब बन सकता है? अभी ये कहना कबल वक्त है कि कुछ MOUs या डायरेक्ट एग्रीमेंट अभी फौरी तौर पर साइन हो जाएंगे। अभी ये बजाते खुद एक बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ पर कुवैत में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कंपनियाँ आई हैं और वो अपने कनेक्शन इस तरह से डेवलप कर रही हैं। और फिर कुवैत में इस वक्त एक मॉडर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट लेके कुवैत की हुकूमत चल रही है कि विजन 2035 के तहत डिजिटाइजेशन की जा रही है। यहाँ पर आपको हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड मिल रही है, हर चीज़ सॉफ्टवेयर, AI की इन्वॉल्वमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और ये जो पाकिस्तानी कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं ये सब कैपेबल हैं इन चीज़ों की कि ये इन शोबों में सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। तो अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन सफारत खाना पाकिस्तान के हुकाम को और इन कंपनियों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन कंपनियों के यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में मुख्तलिफ MOUs साइन होने की तवक्को है। साथ ही साथ एग्रीमेंट भी होंगे और ये जो एक टेक रिलेशन है पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान, इसको भी आप इन फ्यूचर जो है वो बढ़ता हुआ देखेंगे।
खुशाइन भी है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इमरान, आपने बड़ा अच्छा कलर भी पहना हुआ है। अच्छा, इससे पहले इमरान हमने बात की थी इससे पहले प्रोग्राम्स के अंदर कि कुवैत के अंदर जो है वीज़ों की बहाली भी हो गई है। स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ से काफ़ी लोग जो जाना चाह रहे थे अब वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये जो अब सरगर्मियाँ हो रही हैं या फिर ये जो टेक कॉन्फ्रेंस हुई है ये भी उसी से जुड़ी हुई है, और आने वाले वक्तों के अंदर क्या मज़ीद हम इस तरह के इवेंट्स देख सकते हैं? हमने लास्ट प्रोग्राम किया था कि कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा की आसानियाँ की हैं। अब वही चीज़ें हमें यहाँ पर समर आवर होती हुई नज़र आ रही हैं कि जो पाकिस्तानी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर अपने आप को शोकेस कर रही हैं, सिर्फ इसी वजह से कि अब पाकिस्तानी यहाँ पर विज़िट वीज़ा पर आ सकते हैं, बिज़नेस वीज़ा पर आ सकते हैं, वो यहाँ पर मिलकर अपना कारोबार ओपन कर सकते हैं। पहले भी कर रहे थे लेकिन उसके दरमियान एक लंबा गैप आ गया था जो कि अभी हमें इस साल देखने को मिला कि जब वीज़ों में आसानी हुई तो फिर उसके बाद ये कंपनियां अब यहाँ पर आना शुरू हुई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये कोई इस तरह से नहीं है कि ये फ़र्स्ट इवेंट यहाँ पे टेक का ये फ़र्स्ट इवेंट है, लेकिन अब आगे एक चेन ऑफ इवेंट है जो होने जा रही है। इसके बाद एक पाकिस्तान एक्सपो भी यहाँ पर होने जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बड़ी एक स्ट्रॉन्ग तंजीम है विमेन फोरम, उनकी जानिब से शेड ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक एग्जीबिशन की जा रही है। उसमें भी पाकिस्तानी मसनूआत को ख़ासतौर पर जो मलबूसात हैं, ज्वेलरी है, खाने हैं, उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक बरादराना ताल्लुकात हैं, कह सकते हैं ना इमरान के रोजगार के, नौजवानों के लिए रोजगार के बहुत सारे मौके पैदा हो रहे हैं। आप कह रहे हैं पहला इवेंट है, बिल्कुल है पहला, और इसके आगे इस तरह के मजीद भी इवेंट्स होने जा रहे हैं। एक तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैरून मुल्क। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, शुरका हैं इस इवेंट के, उनसे आपकी बात हुई, क्या उनके तासुरात हैं स्पेशली यूथ के बारे में? ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है यूथ के लिए? टेक इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हमारे ज़र मुबादला का एक बड़ा जो पोर्शन है वो टेक से आ रहा है, और पाकिस्तान में सालाना हज़ारों बच्चे जो है वो टेक ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इनकी खपत भी इसी तरीके से है, और ये टैलेंटेड लोग हैं जो कि इस आईटी में, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में और एआई की जो फील्ड है इसमें अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। जब लोगों को ये सक्सेस स्टोरीज बताई जाती हैं तो वो डेफिनेटली मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो कुवैती सिटीजन्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से ये स्टोरीज देख के, सुन के बड़ा इम्प्रेस हुए हैं। और सफारत खाना पाकिस्तान की तरफ से और जितने यहाँ पर गेस्ट आए हैं जो आईटी बोर्ड के हैं या पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस के जो हेड्स हैं, उनकी जानिब से तमाम कुवैती इन्वेस्टर्स को एक बार पाकिस्तान विजिट करने के लिए दावतनामा दिया जा रहा है कि एटलीस्ट एक दफ़ा पाकिस्तान आएँ, ताकि आपके जहन में अगर कुछ और तरह का पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के बारे में उसको चेंज किया जा सके। जब आप ग्राउंड पे जाकर चीज़ें डेफिनेटली जब तक आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर कितना ह्यूज पोटेंशियल मौजूद है। और जितने भी देखने वाले पाकिस्तानी हैं जनाब, आप लोगों के लिए भी ह्यूज पोटेंशियल है कि आप अपना टैलेंट भी जाकर दिखा सकते हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज की और कुवैत की बात करें, क्योंकि ना हम पहले भी बात कर रहे थे कि कुवैत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं और ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बड़ा एवेन्यू भी वहाँ पर मौजूद है। और ये जो उन्होंने खवातीन की बात की ना, खवातीन का भी इवेंट होने वाला, मेरा तो मूड बन रहा है, मुझे लग रहा है मैं छुट्टी पे जा रही है, मैं भी चली जाऊँ वहाँ पर। क्या होता है मनी मैटर्स जो हमारा सेगमेंट था, क्या सीखा है इसमें? उसमें मैंने ये सीखा है कि हम कुवैत भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ठीक है, आयशा ने अपना रास्ता निकाल लिया है, इसमें से हम आगे बढ़ जाते हैं जनाब। और आगे बढ़ के हम जरा बात कर लेते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तिजारती मरकज़ भी है कराची, हमारा फाइनेंशियल हब भी है। वहाँ पर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया, वो ये है कि चमड़े और टेक्सटाइल की फैक्ट्रियों में कम उम्र बच्चों से मुशक्कत के खात्मे के लिए चाइल्ड राइट्स एक्शन हब कायम किया गया। ये हब यूरोपीय यूनियन के ताउन से बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम स्पार्क और द सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एंड बिजनेस के ने मुश्तरका तौर पर कायम किया है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चे आज भी अनफॉर्चुनेटली जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद, जिनसी इस्तेहसाल और स्मगलिंग जैसे संगीन खतरात से दो चार हैं, और इसी को टैकल करने के लिए हब बनाया गया। और हालांकि पाकिस्तान में 30 बरस पहले बच्चों के हुकूक के कन्वेंशन की तौसीक भी की गई थी, लेकिन ताहाल कोई जामे और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम कोई मौजूद नहीं है। उम्मीद हम ये ज़ाहिर कर रहे हैं, उम्मीद ये एक्सपर्ट ज़ाहिर कर रहे हैं कि अब इस हब के क़याम से ना सिर्फ बच्चों से मुशक्कत के खात्मे में मदद मिलेगी, बल्कि पाकिस्तान की चमड़े और टेक्सटाइल की जो मसनूआत हैं उसका मयार
यूरोपी मार्केट तक रसाई, उसमें भी इजाफा हो सकता है। क्योंकि आपको पता है ना, यूरोपी मार्केट जो है उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं कि मॉरली जो उधर उनके पास प्रोडक्ट आ रहा है उसको तैयार किस तरह से किया गया और तमाम मॉरल एटिकेट्स जो है उनका ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया। इसके ऊपर बात कर रहे थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारवी आवान जो कि चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं। हमें ज्वाइन किया, इस हब से मुतालिक उनसे मजीद जानते हैं और वो खुद क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं ये भी जान लेते हैं। मारवी, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये चाइल्ड राइट्स एक्शन हब कितनी सिग्निफिकेंस है इसकी और आप क्या समझती हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए? जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे मौका देने के लिए। इस हब का जो इनॉग्रेशन है, लॉन्च है, वो अभी थर्सडे को ही हुआ है और उसमें तमाम गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट मौजूद था, लेबर डिपार्टमेंट मौजूद था। यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट से ये हब पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं और इसके अंदर स्पार्क और द सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। दे आर द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स। अब इस हब के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस हब द चाइल्ड राइट एक्शन हब पाकिस्तान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर साथ चला जाएगा, क्योंकि हम भी देख रहे हैं अनम के बहुत ज्यादा गैप हमें नजर आ रहा है कि हर कोई सोलो तरीके से इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को जो कि पाकिस्तान इतने अरसे से फेस कर रहा है और अभी भी बदकिस्मती से बच्चों की मुशक्कत के अंदर और उन बच्चों को चाइल्ड लेबर के अंदर जो ट्रैप किया हुआ है उसमें कोई किया जाता है चाइल्ड लेबर में। अच्छा मारवी, ये बताएगा कि पाकिस्तान के ओवरऑल हम आदादोशुमार की बात करें तो क्या चाइल्ड लेबर में इजाफा हुआ है या कमी हुई है और गवर्नमेंट इस पर किस तरह से काम कर रही है? जी देखिए, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 3.3 मिलियन बच्चे ट्रैप्ड हैं चाइल्ड लेबर के तमाम इन चीज़ों के अंदर। और जब हम खुसूसन सिंध की बात करते हैं तो सिंध चाइल्ड लेबर सर्वे के मुताबिक 1.6 मिलियन, इवन ओवर 1.6 मिलियन बच्चे सिंध के अंदर मुशक्कत के कामों के अंदर हैं, जो कि 2022 से 24 तक की रिपोर्ट हमें बता रही है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि स्टिल इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना इज नॉट दैट ईजी। बहुत सारे ऐसे अभी अनरिपोर्टेड चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती रहती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख रहे होते हैं कि बच्चों को किस तरीके से इस तरह वो मुशक्कत के कामों के अंदर है, जहनी तौर पे वो बहुत ज्यादा दबाव का शिकार हो रहे हैं वो बच्चे। उन बच्चों को लेकिन मारवी, इससे पहले जो हम अपने इंट्रो में भी बता रहे थे कि पहले भी एक कन्वेंशन बनाया गया था लेकिन डेफिनेटली उसके ऊपर काम नहीं हुआ। अब ये जो हब बनाया गया है इससे आपको क्या लगता है इम्पैक्ट क्या आएगा, फर्क ओवरऑल किस तरह से पड़ेगा या ये किस तरह से काम करेगा हब? देखिए, ये हब जो है ये अभी तो फोकस कर रहा है टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर, जो कि बहुत बड़े सेक्टर है पाकिस्तान के। और खुसूसन जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो उसके साथ एक्सपोर्ट भी इनकी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर बच्चों की मुशक्कत के हवाले से हम नहीं बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाए तो उसके बहुत ज्यादा नुकसानात होंगे। सो दिस हब विल लाइक गैदर ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स एट वन प्लेस। इसमें डायलॉग को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं जो टेक्सटाइल और लेदर फैक्ट्री के मालिकान हैं, उनके जो कंप्लाइंस के तमाम जो लोग हैं, उसके अलावा जो टेक्निकल हमारे पास एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, एसोसिएशंस हैं, उन सबको साथ लेकर आया जाएगा। देखिए, जब भी इस तरह के कोई केसेस हाईलाइट होते हैं तो किस तरीके से पाकिस्तान बदनाम हो रहा होता है, किस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट तो ये तमाम लोग हैं जिनको इन्वॉल्व किया जाएगा इसमें। अच्छा, ये बताएगा कि जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी या क्या पॉलिसीज बनाई गई? क्योंकि पेरेंट्स भी समटाइम्स हम देखते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको काम के लिए भेज देते हैं, तो वो कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके? एग्जैक्टली सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये हब एक रेमेडिएशन प्लान दे रहा है, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जब ऐसे केसेस हाईलाइट होते हैं तो वो डिफेमेशन ऑफ द कंट्री और द फैक्ट्रीज और द ब्रांड्स और ये तमाम चीजें हो रही होती हैं, लेकिन उस बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता कि उस बच्चे की आगे तालीम, उसके हवाले से एक्शन और चीजें। तो ये हब एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। उन स्टेक होल्डर्स के अंदर लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि एक्शन ले रहा है, जिसको रिपोर्ट की
जा रही है इन केसेस के हवाले से। इस हब के अंदर तमाम एसोसिएशंस मौजूद हैं जिनके अंडर बच्चों को हमारे नौजवान बच्चे हैं जो कि काम करने की उम्र तक पहुंच जाते हैं, उनको टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है। यानी कि उस बच्चे के बारे में तो हम सोचें ये तमाम चीजें हो क्यों रही हैं, बहुत ज्यादा गुर्बत की वजह से, इसलिए क्योंकि तालीम से बच्चे दूर हैं, इसलिए क्योंकि कवानीन हमारे पास बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो ये हब रेगुलर डायलॉग्स को प्रमोट करेगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मारवी, ये जो हब का कायम किया गया है। एंड आई होप ये सिर्फ फैक्ट्रीज तक या बड़े बड़े ब्रांड्स तक महदूद न रहे, बल्कि जो घरों में काम करने वाले चाइल्ड लेबर करवाई जाती होती है, छोटे बच्चे हम देख रहे होते हैं, उनके लिए भी किया जाए। हम डिफरेंट मैकेनिक शॉप्स पर देख रहे होते हैं जो बच्चे मौजूद होते हैं, या फिर भट्टों के ऊपर बच्चे काम कर रहे होते हैं, जिनके हम पिक्चर्स भी दिखा रहे थे, वीडियोस भी दिखा रहे थे। छोटे बच्चे होते हैं कि समझ नहीं आती कि ये कैसे भेज दिया। मैं ये सोचती हूँ कि उनके घर वाले कैसे छोड़कर चले जाते हैं, बट लेट्स सी इसके ऊपर क्या काम किया जाता है। आई होप जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको ज्यादा से ज्यादा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मारवी आवान हमारे साथ मौजूद थी, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये हब किस तरह से काम करेगा। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास एक और सेगमेंट है, एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है, सो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कैसे, अब हम आकर बैठ गए, अब हम आकर बैठ गए, आयशा थक गई थी। पाकिस्तान के कैसे नौजवान की हम बात करेंगे जो कि बासलाहियत फिल्म मेकर हैं, जिनकी 2 शॉर्ट फिल्म्स इस वक्त बैनुल अक़वामी फिल्मी दुनिया में उन्होंने कह सकते हैं ना तहलका मचाया हुआ है। उनकी एक फिल्म है टॉक्सिक सिटी के नाम से, जो कि 30 सितंबर को इटली के नेब्रोडी सिनेमा डॉक फेस्टिवल में पेश कर दी गई है। वर्ल्ड प्रीमियर उसका हो चुका है। मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर हैं शहरयार अली, जो कि खुद भी एक्टिंग कर रहे हैं टॉक्सिक सिटी, उनकी जो मूवी है उसके अंदर। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शहरयार हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आइडिया टॉक्सिक सिटी का, हमें पता है स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर, आइडिया कहाँ से आया, ज़रा आप बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई? जी बिल्कुल, हम लाहौर की फ़िज़ा से, ताकि लाहौर इतना एक खूबसूरत शहर है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड, बागों का शहर। बट फिर वो सीज़न एक आता है जिसमें बाहर अगर 10 मिनट भी आप गुजार लें तो गले में खराश शुरू हो जाती है। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सोहेल अहमद साहब, नॉट द फेमस एक्टर एंड लेजेंड सोहेल अहमद, दिस इज द अदर वन, या सो he came up with this idea and then we decided to collaborate on it and talk about the environment because एक artist का काम है to talk about things जो कि to hold a mirror up to society and talk about issues. अच्छा शहरयार, ये बताएं तो फिर ये फिल्म की जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई, कास्टिंग आपने किस तरह से की, आप खुद भी इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, लड़के को कास्ट करना बहुत आसान था। तो मैं उठा शीशे में देखा, I'm like, oh, this guy is perfect. But the lead with me is Mahanur Nawab. She has been a part of my films since मतलब back in school days. जब मैंने शुरू किया था फ़ोन पे फिल्में बनाना, तब से वो मतलब साथ एक्ट वगैरह कर रही है। And she has also been working behind the camera, in front of the camera. तो इस तरह था। And आपने देखा कि ओन अली खोसा भी थे, who is a very known internet personality and ये एक उनका dramatic role था which he was also excited about, we were also excited. ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए ना शहरयार, ये जो फेस्टिवल है जिसके अंदर आप जा रहे हैं, इटली नेब्रोडी फिल्म फेस्टिवल, इसके बारे में बताएं किस तरह से सिलेक्शन हुई? क्योंकि जितना मुझे इस फेस्टिवल के बारे में पता है वो ये है कि इस फेस्टिवल में उन लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाता है जो कि यंग होते हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं होते। बाकी आप बताएं इस फेस्टिवल के बारे में। So basically, festival Nebrodi Cinema Doc, it's going to be taking place in Sicily, Italy. It, like you said, mostly features documentaries, but fiction भी इसमें feature होती है. And our film is, I guess, very close to docu-fiction because एक real issue पे बात की जा रही है. तो it is sort of in that realm. आपकी दूसरी मूवी की तरफ आ जाते हैं, A Door to My Memory. इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, इसका आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, इस फिल्म का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंगली आया। इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट और ये आइडिया मेरे दिमाग में कोई 2 सालों से फंसा हुआ था। अच्छा। इन 2023 आई स्पेंट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन कैनेडा, और क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद गया था और उस सब को ऑब्जर्व करने में ना मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था टू सी कि लाइक स्पेशली आफ्टर कोविड कि दुनिया टेक्नोलॉजिकली कितनी आगे बढ़ चुकी है। एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना
does not necessarily just mean कि आपका फ़ोन या टैबलेट अपडेट हो गया, which is how we I feel like treat technology over here. वहाँ पे what I saw was कि टेक्नोलॉजी आपकी डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स लेकर आता है. एक जो मिसाल मैंने दी थी कि लाइक वहाँ पे अगर मैं एक बस में सफ़र करूँ तो आई वुड सी कि इफ़ एन एल्डरली पर्सन और अ डिसेबल्ड पर्सन वांट्स टू गेट ऑन और ऑफ द बस, तो वो बस साइड वॉक के साथ जुड़ जाएगी, which makes it easier. So that the thought behind that was कि the film idea came into my mind कि what if हमारी memories भी technology पे dependent हो, तो how that limitation of technology किस तरह यानी कि different parts of the world में especially जो हमारे in our part of the world, how that would make a basic human very interesting. All the very best शहरयार. I hope आपकी ये दोनों फिल्म्स जो है ना वो बहुत अच्छा करें और आप इसी तरह से और भी फ्यूचरिस्टिक मूवीज जो है ना वो बनाते रहे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को तफरीह की, स्पेशली अगर अपने सिनेमास की हम बात करें तो मूवीज़ बहुत ही रिवाइवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगेन थैंक यू करेंगे हम शहरयार का, और हमें इजाज़त भी चाहिए आप लोगों से, तमाम देखने वालों से, बल्कि हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, हम आप जाकर कोई और काम कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.